हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से मैं आपकी स्वागत में आ गया हूँ। मेरे साथियों, आपके लिए मैं एक ऐसा प्लान बनाया हूँ कि हर दिन यानी कि हर सुबह मैं आपसे मिलूँगा 5:30 पर, यानी कि 5:30 हमसे आपकी मुलाकात होगी। और जो प्लान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो प्लान मैं अगले दिन डिस्कस करूंगा। आज चूंकि 40 क्वेश्चन इसका बाकी है, तो सबसे पहले मैं 40 क्वेश्चन पर बात करूंगा। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं सभी लोग अपना अटेंडेंस बना लेंगे और फिर मेरे दोस्त हम लोग चलेंगे आज की सुबह की क्लास में। रोहित राज, कृष्णा जी, रजनीश जी, टेक जी, कुंदन जी, रंजय, मनीषा कुमारी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आइए क्लास हम लोग करते हैं स्टार्ट। 40 नंबर तक तो मैंने करा दिया था, आज 41 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे, यानी 40 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें देख लिया था। ओके, आइए यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अब मेरे दोस्त आज हम लोग यहां से आगे चलेंगे, हमारी क्लास आज यहां से होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आप लोग पेशेंस रख करके आज की क्लास को देखेंगे। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से जमीन तक की डोरी की लंबाई 60 मीटर है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, जमीन पर पतंग का उन्नयन कोण क्या होगा? मेरे दोस्त मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे चीजों को, ठीक है? देखिए आसमान में उड़ रहा है ये पतंग, ये रहा पतंग जो आसमान में उड़ रहा है। ओके, और धरती पर एक पॉइंट है जहां से इसके डोरी को बांधा हुआ है, ठीक है? और ये डोरी बिल्कुल तनी हुई है, बिल्कुल तनी हुई है। ओके, कहता है कि यह कितने डिग्री का कोण बना रही है। मतलब मेरे दोस्त डिग्री उग्री कुछ नहीं दिया हुआ है, बस ये कह दिया कि डोरी की लंबाई कितना है, 60 मीटर है। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा कि जमीन से इस पतंग की ऊंचाई है ना, यही ऊंचाई है जमीन से, ये मेरे दोस्त दिया हुआ है 30 मीटर। आपसे बस इतना कह रहा है कि बताओ कि ये पतंग जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है। बहुत आसान होता है इसे निकालना मेरे दोस्त, कई तरीके से निकाल सकते हैं इसको, जिसमें ये भी एक तरीका है कि जैसे मान लो ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने लंब और 90 के सामने कर्ण, हम साइन थीटा लगा के भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि लंब और कर्ण का रिलेशन साइन में होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब 30 और कर्ण मेरे दोस्त 60, तो 30/60 बोले तो 1/2। अब साइन में 1/2 जो है वो साइन में कितने डिग्री के बराबर है, साइन में 30 डिग्री के बराबर है। तो जब दोनों तरफ रेशियो इक्वल है तो मेरे दोस्त डिग्री भी इक्वल होगा, यानी थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप इसे यहीं पर रेशियो कर लो, 30 दूनी 60 और 30 एकम 30, ठीक है? देखो कर्ण अगर 2 है, लंब अगर 1 है, तो आधार निश्चित तौर पर हमारा √3 होगा। और जब कभी भी 1 √3 और 2 का मामला होगा तो 1 के सामने मेरे दोस्त 30 डिग्री होता है और √3 के सामने 60 डिग्री होता है। यही मेरे दोस्त एक समकोण त्रिभुज का अपना रूल है ना? और इसी अनुसार हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। चलिए, तो एक बच्चा है, क्या नाम है इनका? ये कह रहे हैं कि सर मेरा नाम नहीं लोगे। बिल्कुल कुंदन भाई, आपका नाम क्यों नहीं लिया जाएगा, ठीक है? चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। अब मेरे दोस्त हम चलेंगे 82 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए ये 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स में 100 शर्ट है जिसमें 88 शर्ट अच्छी है और 8 शर्ट में थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन 4 शर्ट ऐसा है जो बिल्कुल ही खराब है, बहुत ज्यादा उसमें दोष है, ठीक है? जिम्मी एक व्यवसायी है जो केवल अच्छी शर्ट स्वीकार करती है, यानी ये जो गुड शर्ट है ना, गुड शर्ट, अच्छी शर्ट, जिम्मी सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करती है। लेकिन सुजाता एक अन्य व्यवसायी है
जो केवल उन सटों को अस्वीकार करती है, मतलब सुजाता केवल उस सट को रिजेक्ट करती है जिसमें जिसमें क्या हो, बड़ा दोष हो। बड़ा दोष कहने का मतलब क्या, ये है बड़ा दोष वाला 4 सट, उसी को सुजाता सिर्फ रिजेक्ट करती है। तो सिर्फ इसको रिजेक्ट करने का मतलब है कि सुजाता अच्छे और कम दोष वाले दोनों को सेलेक्ट करती है, दोनों को स्वीकार करती है। ठीक है, कहा गया कि एक सट को बिना देखे निकाला जाता है, तो जिम्मी द्वारा इसे अस्वीकार ना करने और सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने की प्रायिकता क्या होगी। मेरे दोस्त, सबसे पहले जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार करने की, तो आप मुझे ये बताइए जिम्मी स्वीकार करती किसको है। तो आप जानते हैं कि जिम्मी एक ऐसा व्यवसायी है जो सिर्फ अच्छे सटों को स्वीकार करती है, यानी जिम्मी सिर्फ और सिर्फ 88 अच्छे जो सट हैं इसी को स्वीकार करती है। तब तो मुझे ये बताइए, जिम्मी ने सिर्फ इस 88 सट को अगर स्वीकार किया होगा, है ना, तब तो मेरे दोस्त मुझे ये बताइए कि एक सट जो निकाला गया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो मेरे दोस्त, एक सट जो निकाला गया अगर वो जिम्मी स्वीकार कर रही है, तब तो इसी 88 में से वो कोई एक सट होगा, जबकि निकाला गया कितने में से, जबकि निकाला गया है 100 में से। जिम्मी तो अच्छा सट ही स्वीकार करेगी ना, तो अच्छा सट तो 88 है, यानी इसी 88 को जिम्मी स्वीकार कर रही है। तब तो अगर एक सट को निकाला गया, एक सट को अगर निकाला गया, तो ध्यान रखना जिम्मी यदि स्वीकार करेगी तो ये 88 सट को ही, यानी जिम्मी के लिए निकाला गया एक सट इसी 88 में से कोई एक होगा, जबकि निकाला गया था 100 में से। ओके, और के लिए क्या, गुना। सुजाता कह रहा कि सुजाता द्वारा स्वीकार करने की, ध्यान देना, ओ जिम्मी द्वारा स्वीकार नहीं करने की बात की गई है। सॉरी माय फ्रेंड, जिम्मी द्वारा स्वीकार नहीं करने की बात है। तो भैया जिम्मी द्वारा स्वीकार नहीं करने की बात है, तो जिम्मी तो अच्छे सट को स्वीकार करती है, इसका मतलब जिम्मी रिजेक्ट किसको करती है, जिसमें थोड़ा सा दोष हो और जिसमें ज्यादा दोष हो, यानी इस 12 सट को रिजेक्ट करती है, स्वीकार नहीं करने वाली बात है। तो मेरे मित्र ये 12 में से कोई एक होगा। ओके, सॉरी चाहूंगा। सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने की, सुजाता स्वीकार किसको करती है, तो देखिए लिखता है कि सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो केवल उस सट को रिजेक्ट करती है जिसमें बड़ा दोष है, यानी सुजाता सिर्फ इसको रिजेक्ट करेगी, बड़ा दोष वाले को। इसका मतलब है कि सेलेक्ट किसको करेगी, तो 88 और 8 96 को, यानी निकाला गया सट अगर सुजाता के लिए होगा तो 96 में से कोई एक होगा, बट निकाले हैं किस में से, 100 में से निकाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्त मेरे अलग अलग बात पूछ रहा है तो गुना का साइन देने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा 0.12 हो जाएगा और ये हमारा 0.96 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.12 एंड 0.96, 0.12 एंड 0.96। ओके, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चले भाई। ओके, चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त हम लोग इसको देखते हैं, ये क्या है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर, क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ। एक बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर गलत हो गया। देखो मेरे दोस्त क्या लिखता है, probability that is not accepted to जिम्मी। और तू जानता है जिम्मी जिसे स्वीकार नहीं करती है उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो तुझे तो ये बात पता है ना कि जिम्मी एक व्यवसायी है जो केवल अच्छे सटों को स्वीकार करती है। तो अच्छे सट को स्वीकार करने का क्या मतलब है,
जिम्मी सिर्फ इस 88 शर्त को स्वीकार करती है ना। इसका मतलब स्वीकार नहीं करती है, नॉट एक्सेप्टेबल है जिम्मी के लिए। तो जिम्मी नॉट एक्सेप्ट किसको करती है, ये जिसमें थोड़ा दोष है और जिसमें ज़्यादा दोष है उसको जिम्मी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जिम्मी एक्सेप्ट नहीं करती है इसको, है ना भाई। तब तो जिम्मी द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाने वाली शर्त तो यही है, कहोगे हाँ। तब तो निकाला गया एक शर्त अगर जिम्मी के लिए नॉट एक्सेप्टेड वाला होगा तो इसी 12 में से कोई एक होगा, लेकिन निकाले हैं किस में से, 100 में से। फिर मेरे दोस्त यही बात तो मैंने कहा। दूसरा मुझे कहा कि एक्सेप्टेड टू सुजाता। सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो उन शर्तों को अस्वीकार करती है जिनमें बड़ा दोष है। तो सुजाता सिर्फ बड़े दोष वाले को क्या करती है, अस्वीकार करती है। तब तो स्वीकार करती होगी अच्छे और कम दोष वाले यानी 96 को। तो सुजाता के लिए एक्सेप्टेड चाहिए, सुजाता 96 को एक्सेप्ट करती है 100 में से। तब तो ये हमारा 0.12 और ये 0.96 यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब अपना मन से हम बी नंबर आंसर कैसे लगा सकते हैं। हाँ ये बात है कि अगर जिम्मी द्वारा एक्सेप्टेड पूछता ना तो जिम्मी एक्सेप्ट करती है 88 को, तो वैसी स्थिति में हमारा आंसर बी नंबर जाता, ऐसे हमारा बी नंबर आंसर नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने दोबारा से बता दिया ताकि बंदा को कोई दिक्कत ना हो। चलिए आइए मेरे दोस्त हम काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 42, 34 और 20 है। तो ये तो हीरोन्स फॉर्मूला पर बनने वाला है। एस निकाल लो, एस निकाल लोगे तो आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ये हो जाएगा 4 2 6 और 4 3 7 2 9, यानी हो जाएगा 48। और आपने हीरोन्स फॉर्मूला में क्या पढ़ा है, s इंटू एस माइनस ए कहोगे तो 6 होगा, s माइनस बी कहोगे तो मेरे दोस्त ये 6 और 8 14 हो जाएगा, और मेरे दोस्त s माइनस सी ये हमारा हो जाएगा 28। अब इनमें से कौन सा मेरा आंसर जाएगा, ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले ये 16 गुने 3 हो गया, ये हमारा 6 जो है वो 3 दूनी है, और ये 14 जो है वो 7 गुने 2 और ये 4 गुने 7। हम ये देख पा रहे हैं मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है, 16 का स्क्वायर रूट तो 4 बाहर आ जाएंगे, ध्यान से देखना। 2 गो 3 में एक 3 आएगा, 2 गो 2 में एक 2 आ जाएगा, 2 गो 7 में एक 7 आ जाएगा, और फिर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तब तो यहाँ से हमने देखा कि 4 तिया 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब 48 गुने 7 है तो 8 सत्ते 56, 28 और 5 33। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे दोस्त हम इसको देखते हैं कि ये हमारा क्या है। हमें कहता है कि सर एक भिन्न के अंश जो हैं वो, ध्यान देना, एक भिन्न के हर जो हैं अंश से 2 अधिक है। तो हर जो होगा वो अंश से 2 अधिक तो है नहीं, हर अंश से 2 अधिक इसमें है, हर अंश से 2 अधिक इसमें है ना। कहता है कि अगर उसके अंश और हर को उलट दिया जाए तो जोड़ने से 34/15 आएगा। तो मेरे दोस्त देखो, अंश और हर को उलट दिया जाए, मेरा कहना है कि उस भिन्न के साथ उसके इन्वर्स को जोड़िए। तो मेरे दोस्त जरा सोचो, जब हम जोड़ें तो नीचे में क्या आ जाए, ऊपर 34 नीचे में 15। मेरे दोस्त आपको लगता है कि जब हम इस फ्रैक्शन में इसके इन्वर्स को जोड़ेंगे तो 5 और 7 का एलसीएम कभी 15 आ पाएगा? नहीं, तब तो ये तो गलत ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इसका इन्वर्स कर लो, इसका इन्वर्स 5/3 होगा। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे 5 और 3 का तो 15, 9 + 25 हो जाएगा 34। बिल्कुल ये वेरीफाई कर गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, बी नंबर होगा। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
मेरे दोस्त अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है मित्र, ये क्वेश्चन हमसे कहता है 10 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेमी चौड़ी कालीन बिछानी है, 70 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 8400 रुपए है, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कमरे की लंबाई तो आप जान रहे हो 75 मीटर, ठीक है। चौड़ाई नहीं पता है तो चौड़ाई को मान लो 20 मीटर, ठीक है। कालीन जहां बिछाना है, ठीक है, कालीन जहां बिछाना है उसकी एरिया क्या है। और कालीन जो है ना दोस्त मेरे, ये देखिए कमरे की चौड़ाई मैंने 20 मान लिया, तो ये हुआ कमरे के बेस का एरिया, फर्श का एरिया हुआ। इसी फर्श पे आपको क्या करना है, कालीन बिछाना है, ओके। अब चूंकि उसने कालीन की चौड़ाई दे दिया है, तो अगर कालीन की चौड़ाई दे दिया है तो निश्चित तौर पर कालीन का जो खर्च होगा, यानी खर्च का जो रेट होगा, वो मेरे दोस्त लंबाई के अकॉर्डिंग होगा। कहोगे सर कालीन की लंबाई कैसे निकलेगा, तो मेरे दोस्त जब फर्श के एरिया में कालीन की चौड़ाई से भाग दोगे तो कालीन की चौड़ाई कितना है, 75 सेमी। 75 सेमी को मेरे दोस्त अगर मीटर में बदलेंगे तो 75/100 ये हो जाएगा हमारा मीटर। आपको पता मैंने क्या किया, फर्श के एरिया में कालीन के चौड़ाई से भाग दिया। पता इससे निकलेगा क्या, तो ये निकल गया कालीन की लंबाई। और इसी कालीन की लंबाई है ना का जो खर्च रेट है वो 70 रुपये मीटर है। तो 70 रुपये मीटर है तो मेरे मित्र 70 रुपया पर मीटर के हिसाब से इसका रेट है। जैसे ही कालीन की लंबाई में रेट से गुना करेंगे तो हमारा खर्च आएगा, और हमारा खर्च कितना है, 8400 है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये मीटर से तो मीटर चला ही गया, इस मीटर से एक और मीटर जो है वो तुम्हारा चला गया। देखो ध्यान दो, समझो मेरे दोस्त, आगे में क्या दिया हुआ है, आगे में आपका खर्च दिया हुआ है, जरा संभल करके कोई भी काम करना है, ओके। सॉरी माय फ्रेंड, ये तो रेट दिया हुआ है, रेट से डायरेक्ट हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमारे पास, एक मिनट, एकदम ध्यान से चीज को देखोगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग मेरे दोस्त इसे सॉल्व करते हैं, कैसे ये कैंसिल आउट होगा। तो देखो 15 × 5 = 75, ओके, कट जाएगा। 70 से इसको काटेंगे 12 × 7 = 84, ओके। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये क्या होगा, 5 एकम 5 और 5 20 से 100, 20 जाएगा ऊपर, 20 b बराबर हो जाएगा 120। तो मेरे दोस्त यहाँ पर b क्या होगा, 6 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 मीटर। आप बहुत अच्छे से इसको फाइंड आउट करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर डी होगा। अरे भाई कैसे तुम लोग क्या पढ़ाई लिखाई कर लेते हो यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। बताइए इतना आसान है, कैसे अपना मन से आंसर को डी ले आओगे, जब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये एक ऐसा फ्रैक्शन है, ठीक है, दोनों कंडीशन को तो फॉलो कर ही रहा है। जैसे देखिए हर अंश से 2 अधिक है, तो भैया अच्छा आप इस डी बोल रहे हो, मतलब आप इसको भी सही लगा रहे हो, ये तो पहले ही गलत है। क्यों, क्योंकि हर जो है वो अंश से 2 अधिक है। सिर्फ इसको उलट देंगे, आज जोड़ने से 34/15 आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। आपको ये पहला लाइन भी सेटिस्फाई करना होगा, हर अंश से 2 अधिक। ये नीचे वाला हर है, ऊपर वाला अंश है। हर अंश से 2 अधिक कहाँ है, यहाँ तो 2 कम है, जबकि हमको 2 अधिक चाहिए। तो हर जो है वो अंश से 2 कम है, इसलिए गलत है। हर अंश से 2 अधिक होना चाहिए, है ना, स्टेटमेंट कह रहा है। यहाँ देखिए हर अंश से 2 अधिक है, इसलिए तो केवल बी सही हुआ है, हैं? कहे आप इतना कंफ्यूजन में क्यों हो, कंफ्यूजन में नहीं रहना है दोस्त, और अपना काम अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए अब आइए इस पर आते हैं, इसको देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी के 7वें पदों का 7 गुना, 7वें पदों का 7 गुना बराबर है 11वें पदों के 11 गुने का, है ना। हमसे कह रहे तो बताइए इसका 18वां पद क्या होगा।
18वां पद का मतलब होता है a प्लस 17d। a प्लस 17d का मान मांग रहा है, क्योंकि 18वां पद को a प्लस 17d ही कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारा 7 है। 7वां पद होता है a प्लस 6d। ठीक है, ये हमारा 11। 11वां पद होता है a प्लस 10d। अब सुनिएगा, 7a प्लस 42d बराबर ये हो जाएगा 11a प्लस 110d। अब देखिए 7a और उधर है 11a, 11a को ले आइए, माइनस में 4a हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस में 4a हो जाएगा। अब 42 जाके उधर घट जाएगा तो हो जाएगा 8, और 10 में से आज 4 गया तो 6। ओके, अब मेरे दोस्त यहां पर आपको ये देखना होगा, थोड़ा ढंग से चीजों को समझने की कोशिश करना कि मेरे दोस्त यहां से हम 4 कॉमन लेके अगर काट दें तो -a और बराबर हो जाएगा 17d। मैं चाहता हूं a को उस पार ले जाइए, उस पार जाके प्लस a हो जाएगा, और 17d है ये है, इधर कुछ नहीं तो मेरे मित्र 0 बचेगा। और आप गौर से देखिए, a प्लस 17d ही आपको चाहिए था, जो कितना निकल गया है, 0 निकल गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त सी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। विनीता कुमारी हैं, रवि शास्त्री हैं, जो भी लोग हैं सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है ना। नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर मेरे दोस्त मैं अमरजीत कुमार आनंद लगातार आपकी सेवा इसी तरह से करता रहूंगा। और आप ये ध्यान रखें, मैं आपकी शुरुआत गुड मॉर्निंग से करूंगा, और आपकी क्लास जो हमारे साथ होना है 5:30 बजे सुबह में होना है। 5:30 बजे सुबह में, कम से कम इस क्लास के बहाने आप सुबह उठ तो जाओगे। 5:30 बजे हम लोगों की मुलाकात होगी। एक तार 28 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में लपेटा गया है, इसे वर्ग के रूप में लपेटा जाएगा। वर्ग की भुजा क्या होगी? देखिए, अगर किसी सर्कल को हम स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी सेम वायर, जिस तार से इसको बनाया गया उसी तार से इसको बनाया जाएगा, तो मेरे मित्र दोनों का परिमाप निश्चित तौर पर बराबर होगा। अगर मैं वृत्त का परिमाप लूं तो 2πr, अगर मैं वर्ग का परिमाप लूं तो 4 गुने भुजा। ये हो गया 2 मेरे दोस्त। ये पाई हमारा 22/7 r, तो r है वृत्त का 28। ओके, और बराबर हमारा हो गया 4a। 7 चौके 28, 4 से 4 खत्म हो गया, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 सेमी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मित्र इस क्वेश्चन पे आइए, ये क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, लंगड़ा भिन्न से ये क्वेश्चन है। आपको पता है मैं सारा ऑप्शन देख रहा हूँ, -1 +1 -1 और 1 हम इन सब चीजों में एक चीज पा रहे हैं, क्योंकि इसको बेसिक से नहीं बनाना है, मैं हिट एंड ट्रायल से बनाना है। हम देख रहे हैं कि ये ए और बी 2 ऑप्शन है, जिसमें कि मेरे दोस्त 1 है, तो क्यों ना हम 1 डाल के ट्राई करते हैं। अगर मेरे दोस्त हम 1 डाल के ट्राई करते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं और देखते हैं कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है या फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हमने 1 रखा है, तो मेरे दोस्त अब देखो, यहाँ से 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, है ना। 1/1 फाइनली 1 होगा। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही रहेगा। ओके, 1/1 तो हमारा 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, फाइनली 1 आ गया। तो मेरे दोस्त आपने ये देखा है कि ये अपने पास 1 है, ठीक है, और ये 2 और माइनस, क्या मामला है इसका, 1/, ठीक है, 2 माइनस, मेरे दोस्त ये 1/2 माइनस कितना, 1। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। एक्चुअली ये 1/1 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 1/1 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 1/1 आ गया, यानी x का मान मेरे दोस्त 1 आ गया। कहने का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन यही चाहता था कि x का जो वैल्यू हो वो 2 के बराबर ना हो। 2 के बराबर नहीं भी हुआ, है ना, 2 के बराबर नहीं हुआ, और साथ ही साथ मेरे दोस्त हमारा कंडीशन भी फुलफिल हो गया, क्योंकि हमें यही कंडीशन फुलफिल करना था।
तो मेरे भाई हमने ये चीज देख लिया कि x का मान 1 डालने से काम हो जा रहा है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर अगर 1 डालने से 2 के बराबर नहीं हो रहा है तो मेरे दोस्त ये कंफर्म है कि हमारा 1 ही होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं -1 भी हम ट्राई कर सकते हैं, आप -1 ट्राई करना चाहते हो, निसंदेह आप -1 ट्राई करके चेक कर लीजिए। अब देखिए -1 अगर हम यहाँ पर डालते हैं दोस्त तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए 1/3 हो गया, अब 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5, 5/3, 3 जाएगा ऊपर, यहाँ 5, 5 दूनी 10, 10 में 3 गया 7, 7/5, फिर 5 जाएगा ऊपर तो 5/7। मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वैल्यू जो है, एकदम ध्यान से चीज को समझना है। तो मेरे दोस्त हम लोगों ने ये चीज देखा कि सर जब हम यहाँ पर x का मान 1 डाल रहे हैं, x का मान जब हम 1 रख रहे हैं तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो पा रहा है। -1 डालने से कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरे दोस्त हम यहाँ पर -1 का प्रयोग नहीं करेंगे, -1 का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे और +1 से ही हमारा काम चल रहा है, तो +1 वाला ही हमारा आंसर जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नहीं सर बेसिक से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप बेसिक से चाहते हो तो बेसिक से बता देते हैं। ये देखो 1 है, ये हमारा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखते रहना। आप कहोगे सर ये काम चल जाएगा, अरे भैया इधर x था ना जी, तो x का मान तुम 1 पुट किए ना, तो जब x का मान तुम इधर भी 1 पुट किए तो इधर भी क्या आ गया, तो इधर भी तुम्हारा 1 ही आ गया। तो LHS 1 था तो RHS भी 1 आ गया, क्यों हिट एंड ट्रायल करने जा रहे हो। अब देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, एक मिनट, आपको सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूं कि आपका जो ये 1 डे एग्जामिनेशन है ना दोस्त, आपका जो BPSC क्वेश्चन सेट कर रही है वो तो चाह ही रही है कि आप बेसिक से बनाइए, लेकिन हम लोग 1 डे एग्जामिनेशन के टीचर हैं, तो हम लोग साम दाम दंड भेद दो सब लगाएंगे ही लगाएंगे। तो हमने आपको ये कहा कि अकॉर्डिंग टू हमारा जो ऑप्शंस हैं वो 1 और -1 है। मैंने कहा कि आप 1 ट्राई करके देखो। 1 ट्राई करने का मतलब ये है कि सुनिएगा, यहाँ पर पहले तो खुद ही कह दिया कि x का मान हम 2 नहीं रख सकते हैं, और साथ ही साथ x बराबर समथिंग दिया हुआ है। तो x बराबर समथिंग दिया हुआ है तो मेरे मित्र x आप कह रहे हो ऑप्शन से कि x का मान 1 होगा, है ना, x का ही मान पूछ रहा है। अगर आप 1 पुट कर रहे हो तब तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 1 और बराबर 1 अपॉन, ध्यान से देखना, 2 माइनस, ओके, 1/2 माइनस 1/2। अब माइनस x के जगह पे आप 1 रख रहे हो। आप सॉल्व करके देखो, जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये 1/1 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 1/1 1, और 2 में से 1 गया 1, 1/1 1, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो मेरे दोस्त हमारा x का मान 2 नहीं होना चाहिए था, 2 नहीं हुआ, हमने x का मान 1 रखा, तो जो हमारा LHS का वैल्यू आया है, जो हमारा LHS का मान आया है, सेम मान हमारा RHS में भी आया है और यही वेरीफाई कर रहा है। लेकिन जब हम -1 रखे हैं तो -1 आप यहाँ रखेंगे तो आप अजीब चीज पाएंगे, 5/7 के कुछ आसपास पाएंगे जहां पर LHS बराबर RHS नहीं होगा। आपको यकीन नहीं आता है वो भी रख के देख लीजिए। x का मान -1 रखेंगे LHS में तो देखिए RHS का क्या हाल होगा। एकदम ध्यान से आपको देखना है, 2 - 1/2 माइनस, अगर x का मान यहाँ पर -1 रखे तो ये हमारा हो जाएगा +1, अब +1 होगा 3 हो जाएगा 1/3। अब 3 दूनी 6 में से गया 5, 5/3, 3 जाएगा ऊपर 3/5, तो 3/5, और ये है यहाँ पर माइनस, तो फिर 5 दूनी 10 में से 3 गया 7, 7/5। अब मेरे मित्र 5 जाएगा ऊपर तो 5/7 आएगा, यानी यहाँ -1 और इधर आ जाएगा 5/7, जो बिल्कुल भी बराबर नहीं हो पाएगा। यानी कि -1 रखने से LHS बराबर RHS नहीं हो पाया। इसलिए मेरे दोस्त हमने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 होगा। -1 का तो कोई चांस बनता ही नहीं है, क्योंकि -1 रखने से वेरीफाई हो ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्या है, त्रिज्या r वाले एक वृत्त के थीटा कोण के त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा। त्रिज्यखंड का एरिया होता है θ/360 और मेरे दोस्त πr²। तो θ/360 πr² यही है
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दो व्यक्तियों की इनकम का रेशियो 9:7 है। अब देखिए दो व्यक्ति ऐसा है जिसके इनकम का जो रेशियो है वो 9:7 है, और मेरे दोस्त उन्हीं के जो खर्च का रेशियो है वो खर्च का रेशियो 4:3 है। ओके, साथ ही साथ क्या लिखता है कि प्रत्येक की बचत 2000 रुपए है। अभी देखिए इनकम माइनस बचत करेंगे 5 आएगा, इनकम माइनस बचत करेंगे 4 आएगा, है ना, सॉरी खर्च है। तो मेरे दोस्त मैं अगर यहाँ पर सेविंग्स निकालना चाहूंगा ना, सेविंग्स, तो को क्या होगा, इनकम माइनस खर्च बचत, इनकम माइनस खर्च बचत, और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक की बचत 2000 यानी बचत बराबर है, जबकि यहाँ पर बचत बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये रेशियो बैलेंस नहीं है। तो सर क्या करेंगे, रेशियो को बैलेंस करेंगे। रेशियो बैलेंस कैसे करते हैं, इन दोनों के अंतर से नीचे गुना, इन दोनों के अंतर से ऊपर गुना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 है, और 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 9 और 7 का डिफरेंस 2 है। तो मेरे दोस्त आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप ऐसा करेंगे डिफरेंस एक समान हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 का अंतर है, 7 में 6 जाएगा, 1 का अंतर है, और बिल्कुल ये अंतर एक समान है। अगर ये अंतर एक समान है तो मेरे मित्र इनकम में से खर्च घटाएंगे तो बचत ही तो आएगा, और यही जो बचत 1 है वो दिया हुआ है 2000। जब 1 का मान 2000 हो गया तो हमें उनकी मासिक आय मांग रहा है। 1 का मान 2000 तो 9 का मान कितना होगा, 18000 हो जाएगा, और 7 का मान क्या होगा, 14000 हो जाएगा। तो इनकी मासिक इनकम जो है वो 18000 और 14000 होगा। आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए सुमन स्नेह हैं, धन्यवाद धन्यवाद सभी का वेलकम नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर। आप लोग कहते हैं कि सर आपकी ऑफलाइन क्लास कहाँ चलती है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का ये सेकंड ब्रांच जो मुसल्लापुर हाट, किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस मुसल्लापुर हाट, जिसे आप खान सर कैंपस कहते हैं, उसी कैंपस में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का सेकंड ब्रांच है, और उसी ब्रांच पर हमारी क्लास होती है। चाहे वो प्रैक्टिस सेशन की क्लास हो, मॉक टेस्ट, और या फिर पूरा फाउंडेशन सुबह से शाम तक की। अगर आप पटना में हो और ऑफलाइन जुड़ना चाहोगे तो आप किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस आ जाओगे। वहीं पर जीडी की बैच, एसएससी जीडी स्पेशल बैच भी स्टार्ट हो रही है 25 तारीख से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। एक फैक्ट्री प्रतिदिन 12000 पेंसिल बनाती है। पेंसिलों का आकार बेलनाकार है, प्रत्येक पेंसिल की लंबाई 25 सेमी है, और आधार की परिधि मेरे दोस्त 1.5 सेमी है। हमें कहता है कि बताइए सर, एक दिन में बनाई गई पेंसिलों के वक्र पृष्ठों पर, है ना, वक्र पृष्ठों पर पेंट कराने का खर्च क्या होगा। अब देखिए पेंट कराने का जो खर्च है वो कैसा दिया हुआ है, 0.05 प्रति क्या डेसीमीटर। ओके, प्रति वर्ग डेसीमीटर, मतलब खर्च जो है वो डेसीमीटर के अनुसार दिया है। तो मिली सेंटी डेसीमीटर, तो मिली सेंटी डेसीमीटर, तो सेंटी के बाद डेसी होता है, यानी 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। तब तो मैं दोस्त यही कहूँगा कि 25 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा। तो मेरे मित्र ये देखिए, अगर 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1/10 डेसीमीटर। ठीक है, तो आप 25 सेंटीमीटर क्या करोगे, तो भैया 25 में 1/10 से गुना करेंगे, 2.5 डेसीमीटर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 1.5 सेमी का मतलब क्या है, तो मेरे दोस्त यहाँ भी बस 1.5 को 1/10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 0.15, इतना डेसीमीटर हो जाएगा, है ना। तो कंफ्यूज होने की जरा भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, कहोगे क्या। ये देखो हमारे पास एक सिलेंडर है, अगर मैं इस पर रंग पेंट कराऊंगा तो कहाँ रंग पेंट होगा, इसके बकरपृष्ठ एरिया पर, है ना। तो मेरे दोस्त सिलेंडर में जो रंग पेंट होना है बकरपृष्ठ एरिया पर, और सिलेंडर का बकरपृष्ठ एरिया होता है 2πRH। ठीक है, 2πRH। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये 2πr होता क्या है, ये होता है आधार की परिधि।
आधार की परिधि। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक बेलन है तो मेरे मित्र देखो इसके बेस में सर्कल होता है और इसलिए बेस की परिधि वही होगा जो सर्कल की परिधि होता है। तो यही बेस की परिधि दिया हुआ है कितना? 0.15 डेसीमीटर। 0.15 डेसीमीटर ये आधार की परिधि दिया है। साथ ही साथ ऊंचाई जो 25 सेमी दिया है उसको भी मैंने डेसीमीटर में बदला है तो 2.5 डेसीमीटर हो गया है। तो ये तो हो गया एक कलम, ये तो हुआ एक पेंसिल का एरिया। जबकि हम पेंसिल बना कितने रहे हैं? 1,20,000। 1 2 3 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना डेसीमीटर स्क्वायर जो होगा वो एक दिन में बनाए गए पेंसिल का वक्र पृष्ठ एरिया होगा। इसी का खर्च निकालना है तो इसी में रेट से गुणा कर दो। तो रेट हमारा क्या है? 0. ध्यान दो, रेट हमारा है 0.05। 0.05 आप आराम से कैलकुलेट करें। डेसिमल हटाओगे नीचे 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो 3 जीरो और यहाँ से 2 जीरो 5 जीरो। तो मेरे मित्र बटे में तो आ जा रहा है 5 जीरो, एक पर 5 जीरो आ जा रहा है जिसमें 4 जीरो से 4 जीरो तो खत्म हो गया। यहाँ से 5 दूनी 10 काटेंगे और 2 से कटेगा 6 बार में। तब तो हमारा आंसर होना चाहिए क्या? कहोगे 25 छके 150 और सर ये हमारे पास 15। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 2250। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और हम लोग इसे काम भी कर रहे हैं। ओके चलिए तो चलते हैं मेरे दोस्त हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अंकेश भाई कह रहे हैं बिहार एसएससी वाला बैच में आप मैथ्स पढ़ाइएगा। मेरे दोस्त ये तो ये हम लोग के पास जो है ना बहुत बड़ी टीम है। ओके, बहुत बड़ी टीम है, हर चीज़ के लिए प्रॉपर टीम है। तो ऐसा है कि इस टीम का क्लियरेंस सर करेंगे, वो बताएंगे कि इस बैच के अंदर कौन कौन पढ़ाएंगे। ठीक है, इसकी जानकारी जो है ये बैच का क्या टाइमिंग रहेगी, किस तरीके से चलेगा, ये आपको नवीन सर आके बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब आप यहाँ देखिए मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण के निकाय ये और ये पर विचार करिए तथा y अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ मेरे दोस्त, ये हमारा क्या है? ये हमारा है क्वाड्रांट एक्सिस। ओके, कहोगे ठीक है सर। अगर ये क्वाड्रांट एक्सिस है, एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर -1 और एक समीकरण हमारा है मेरे दोस्त वो 3x। ध्यान देना अच्छे से, एक समीकरण हमारा है 3x और +2y और बराबर 12। किसी भी समीकरण को आलेख पर दिखाना हो तो पहले उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आइए। इंटरसेप्ट फॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि बराबर में 1 लाना है, बराबर में 1 लाना था इसलिए -1 से भाग दे दिए। तो x बटा i हो गया -1 और मेरे दोस्त प्लस y बटा हो जाएगा 1 और बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर क्या करना होगा? 12 से डिवाइड करना होगा। 12 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे ये x बटे 4 आ जाएगा और प्लस y बटे क्या 12, 6 दूनी 12 6 आ जाएगा और बराबर में 1। मेरे दोस्त आप जब किसी भी समीकरण को x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 के फॉर्म में ले आते हो उसको आलेख पर दर्शाना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? यहाँ x का मान -1 रखना है तो -1 से ही पास करेगा और y का मान 1 से पास करेगा, यानी आपका एक लाइन जो है वो ऐसे पास करेगा, ऐसे इधर भी 1 इधर भी 1 से पास करेगा। ठीक है, दूसरा है x का मान 4 y का मान 6। x का मान 4 है मित्र और y का मान 6 है, तो दूसरा समीकरण जो है वो आपका ऐसे पास करेगा जहां पर x का मान तो मेरे दोस्त हमारा 4 हो जाएगा और y का मान जो है वो हमारा 6 हो जाएगा। ओके, दूसरी बात क्या हम देख रहे हैं कि y अक्ष द्वारा बनाए जाने वाले त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक। तो मेरे दोस्त ये दोनों समीकरण तो रहेंगे ही रहेंगे, एकदम ध्यान से देखना, ये दोनों लाइन तो रहेगा, एक ये लाइन रहेगा और एक मेरे दोस्त हमारा ये लाइन रहेगा और दूसरा y एक्सिस। तो y एक्सिस तो हमारा ये हो गया है ना, इसी के बीच जो है हमारा त्रिभुज बन रहा है। अब रही बात इसकी निर्देशांक क्या होगी, एक पॉइंट तो हमारा फिक्स हो गया 0,6 होगा है ना, दूसरा पॉइंट भी हमारा फिक्स हो गया 0,1 होगा। तो मेरे मित्र 0,6 और 0,1
तो 0,6 और 0,1, ये देखिए 0,1 और 0,6 इसमें बन रहा है, ये दोनों तो आंसर जाएगा ही नहीं। अब क्या 2 और 3 ये हो सकता है क्या? तो मेरे दोस्त 2 और 3 का मामला भी सेट होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तब तो देखिए आप वहां पे 2y देख रहे हो, 2 से गुना कर लो, 2 से गुना करोगे जैसे ही हो जाएगा 2x और माइनस में 2y, और ये 2 जो है उस पर जाके -2 हो जाएगा। ये 3x प्लस में 2y और बराबर हो जाएगा 12, यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये 5x क्योंकि 2y से 2y कट गया बराबर हो जाएगा 10, तो x का मान आ गया 2। अब x का मान 2 जैसे ही आप यहाँ पे रखते हो, मान लो कि यहीं पर x का मान 2 रखते हो, तो मेरे दोस्त 2 और 1 3, ऊपर उस पर जाके -3, तो y बराबर 3 आ जाएगा। पक्का मेरे मित्र y बराबर 3 आ गया, यानी कि यही इसका आंसर होगा। ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 पॉइंट अगर y अक्ष पर है, ठीक है भाई, ये जो दोनों पॉइंट आप देख रहे हो, ये दोनों पॉइंट आंसर हमारा नहीं हो सकता है। मैंने इसको पूरा डिटेल मेरे दोस्त दिखाया है, डिटेल बताया है, ताकि आप ये समझ पाओ कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट पर होगा। अब हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे को ये समझ में नहीं आए, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उस भाई का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम अच्छा कर देंगे, काहे घबराना है, उसके लिए टेंशन लेना है? कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी तो मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा हूं, ताकि आप देखो कि कैसा कैसा क्वेश्चन पेपर में आया था और क्या क्या हमें पढ़ना होगा। देखिए 22 सेमी किनारे वाले एक घनाकार आइसक्रीम बार को 2 सेमी त्रिज्या वाले और 7 सेमी ऊंचाई वाले आइसक्रीम कोन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोन का मतलब यहाँ पर शंकु होता है, ठीक है, शंकु कोन। देखो ना कितना खतरनाक बात है, ये मेरे दोस्त हमारा क्या है? ये हमारा शंकु है। ओके, देखिए शंकु, मैं एक बात आपको बताता हूं, एक बड़े से डायग्राम को पिघला करके आप छोटा छोटा डायग्राम बनाओ, या मेरे दोस्त आप ऐसा करो कि बड़े से डायग्राम में कुछ रखा हुआ है जिसको आप छोटे छोटे डायग्राम में रखो, तो देखो वहां पर क्या चेंजेस आने वाले हैं उसको समझना। कितना छोटे छोटे कितने बोतल की जरूरत पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, जिसमें आइसक्रीम है उसका आयतन ऊपर रखना है। अगर 22 सेमी किनारे वाले घन में आइसक्रीम है तो घन का आयतन 22 गुने 22 गुने 22, इसको मेरे दोस्त ऊपर रखना है। अब आप इसको रख किस में रहे हो? 2 सेमी त्रिज्या और 7 सेमी ऊंचाई वाले शंकु में। तो जिसमें रख रहे उसका एक डायग्राम का आयतन, यानी एक शंकु का आयतन नीचे रखो 1/3 मेरे दोस्त पाई r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू h। ओके, अब कट करो। अब देखो यहाँ से 4 से 4 तो हमारा 7 से 7 तो गया हमारा, 22 से 1 22 भी गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, ई 2 से भी कटेगा 11 दूनी 22, तो ऊपर हो जाएगा 121 और मेरे मित्र 3 जाके गुना हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा 363। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चे कह रहे थैंक्स ए लॉट। ओके आओ मेरे दोस्त ध्यान दो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ओके, अब आप लोग मेरे मित्र ध्यान से समझो। देखो 94 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना। देखो ये क्वेश्चन कहता है कि यदि आयत ABCD के अंदर, मेरे मित्र मेरी एक बात सुनो, जब कभी भी जैसे कि आपके पास A, B, C और D ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर में कहीं पर एक पॉइंट है मित्र, कहीं पर, और उस पॉइंट से अगर प्रत्येक शीर्ष को मिला दिया जाए, उस पॉइंट से प्रत्येक शीर्ष को मिला दिया जाए, ओके, प्रत्येक शीर्ष को मिला दिया जाए, तो मेरे दोस्त यहाँ पर एक फिगर बन रहा है। ओके, क्या फिगर बन रहा है मेरे दोस्त? यहाँ पर जो रिजल्ट होता है, इस पॉइंट से जो अपोजिट डायरेक्शन में शीर्ष हैं उनके दूरी का स्क्वायर। जैसे इस पॉइंट के अपोजिट में A और C है, तो हो जाएगा O से A की दूरी और O से C की दूरी को स्क्वायर करके जोड़ दो। इसी पॉइंट के अपोजिट में B भी है और D भी है, तो मेरे मित्र O से B का स्क्वायर कर लो और O से D का स्क्वायर कर लो। ये बिल्कुल मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यही रूल है, यही रिजल्ट है। ये डायरेक्ट रिजल्ट रेक्टेंगल से आपसे पूछ दिया गया। तो चलिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। तो मेरे दोस्त OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर कहाँ है? OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, साथ ही साथ OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर A, बहुत अच्छे से आप इसे कर पा रहे हो।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। मित्र ये हमसे क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। इससे ये हमसे कह रहा है कि एक पॉइंट है C जो 1,1 है, A और B को मिलाने वाली लाइन को 3:2 में विभाजित कर रही है, B का मान क्या होगा। अब सबसे पहले देखो एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -2,7 और मेरे दोस्त एक पॉइंट है हमारा B जिसका कोऑर्डिनेट हम नहीं जानते, x, y मान लो, ठीक है। और अब देखो यहाँ ध्यान से देखना कि इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन है, इस पर कहीं पर एक सेक्शन पॉइंट है C जो मेरे दोस्त 1, क्या है 1 है, ओके। जो A और B को मिलाने वाली लाइन को 3:2 में बांटती है, 3:2 में बांटती है। हमें इस x का मान चाहिए, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो जब आप विभाजन बिंदु का x लेकर चलते हो तो इधर mx2 प्लस nx1 और बाई m प्लस n आता है। तो m का मान 3 है, n का मान मेरे दोस्त 2 है, तो ये तो हो जाएगा 3 2 5, 5 को 1 से गुना करेंगे इधर 5 हो जाएगा। m हमारा 3 है, x2 तो हमारे पास x ही है और प्लस n हमारे पास 2 है और जहां तक x1 की बात रही तो ये -2 है। तो आप देखो ये 5 -4 आके +4 बराबर इधर हो जाएगा 3x, यानी x का मान आ गया 3। अब x का मान 3 आ गया, इसका मतलब यहाँ जो है वो हमारा 3 हो गया। तो 3 देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये तो आंसर नहीं जाएगा, x का मान -3 तो नहीं होगा। अब देखते हैं सर y क्या होता है। सेक्शन पॉइंट का y लेके चलिएगा, विभाजन बिंदु का y, ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 और बटे m प्लस में n। m है 3, n है 2, 5, 5 को 1 से गुना करेगा 5 हो जाएगा। m तो 3 ही है और y2 मेरा y है और मेरे दोस्त प्लस n तो हमारा 2 है लेकिन y1 कितना है 7, ये हो गया 7। अब यहाँ देखो 5 में अब 14 आके घटेगा तब तो -9 होगा, ये हो जाएगा 3y, यानी y बराबर होगा -3। तो हम ये बात समझ गए हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो 3,-3 है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त हम लोग काम करते हैं, चलते हैं, चीजों को समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे दोस्त ये हमारा क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको देखना, ठीक है। क्या कहता है, देखिए ये हमसे कहता है एक टीवी सेट बनाने वाला तीसरे वर्ष में 600, 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाता है। यह मानते हुए कि निर्माण एक समान रूप में प्रत्येक वर्ष अस्थिर संख्या से बढ़ता है ना। 10वें वर्ष में टीवी सेट का संख्या क्या होगा। एक बात बताऊं, 7वां वर्ष में इतना बनाया, 10वां वर्ष में इतना बनाया, और हमें ये पता है कि हर वर्ष बनाए जाने वाले टीवी सेट में वृद्धि हो रही है और वो वृद्धि एक समान है। आपको तो पता होना चाहिए कि अगर वृद्धि एक समान होता है तो वैसी स्थिति में उस सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं, ठीक है ना भाई। जिसमें देखो ये तीसरे वर्ष 600 टीवी सेट, मतलब तीसरे पद का मान 600 है और तीसरा पद को हम कहते हैं a+2d, जो मेरे मित्र क्या है 600 है। उसके बाद 7वें वर्ष में 700 है और 7वें वर्ष को हम a+6d कहते हैं, जो मेरे मित्र 700 है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? आप कहोगे हाँ। अब मेरे दोस्त आप सिर्फ इसे सॉल्व कर लो। अगर आप इसे सॉल्व करते हो ये कैंसिल आउट होगा। माइनस में 4a बराबर -100, a का मान हो जाएगा 25। अब a का मान यहाँ 25 रख देते हैं तो 25 जाकर के इधर घट जाएगा। मेरे दोस्त एक चीज को समझना होगा, यहाँ से हमने a तो फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, d फाइंड करना है। अब d फाइंड मैं करूँ कैसे, तो d फाइंड करने के लिए मित्र मेरे a का मान 25 और प्लस ये कितने हैं 2d और बराबर में 600। यहाँ से अगर मैं 2d निकालने चला जाऊँ तो हो जाएगा कितना 575, ओके। अगर d का मान निकालने जाता हूँ तो d हो जाएगा 575 और बटे में 2। तो मैंने तो यहाँ पे a भी निकाल लिया और मैंने यहाँ पे d भी निकाल लिया। अब क्या चाहिए, है ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है इसके अंदर।
रुक जाओ भाई, थर्ड ईयर ए प्लस 2D सही है, सेवेंथ ईयर ए प्लस 6D ये भी सही है, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो मेरे दोस्त हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेक किया कि मैंने ए और डी जो फाइंड किया वो ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है। तो चलो 10वें वर्षों की बात कर रहा है, 10वें वर्ष में क्या होगा, ए प्लस 9D हो जाएगा। ए कितने होंगे हमारे, 25 होंगे। देखिए एकदम ध्यान से मेरे दोस्त चीजों को देखते रहिए। तीसरा वर्ष यानी ए प्लस 2D 600 है, 7वां वर्ष 700 है, ए प्लस 6D, यहाँ मैंने ए को कैंसिल आउट किया, -4D। ओ माय गॉड, यहाँ पर ये डी है ना, तभी तो मैं सोच रहा था कि कहाँ गड़बड़ हो गया है ना। तो डी हमारा 25 आया है, सॉरी माय फ्रेंड, तभी तो मैं सोच रहा था कि ये गड़बड़ कहाँ हो रही है। कोई बात नहीं है दोस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीथिंग ओके। चलो ये डी का मान निकला है मित्र, है ना, क्योंकि यहाँ तो डी आया है। अब देखो डी 25 है, ए प्लस 2D, डी कितने हैं 25, यहाँ पे 25 रखो और बराबर कितने 600, है ना। तो यहाँ से ए कितने आएंगे 550, ए भी आ गया अपना, डी भी आ गया। मुझे 10वीं पद चाहिए था, 10वीं पद, तो 10वीं पद होता है ए प्लस 9D। अब देखो यहाँ पर ए है क्या, तो ए हमारा 550 है और प्लस 9 इंटू डी, तो देखो डी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 25 है। तो 550 और ये हमारा 225 हो गया, ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 7 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 775 हो जाएगा। 775 हो जाएगा। देखो भाई मुझे ना एक चीज पसंद नहीं है, कहोगे क्या क्या पसंद नहीं है। अरे यार मैं इतनी सुबह सुबह जग करके तेरी मेहनत कर रहा हूँ और तू एकदम सोया सोया पड़ा हुआ है। तो ये तो गंदी आदत है ना भाई, ये आदत नहीं ठीक है, इस आदत को ठीक करना है। और अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको हमारे साथ जम करके जुड़ना ही होगा, तभी जाके काम में मजा आएगा, अन्यथा मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझिए मेरे दोस्त, अब आप इसको देखो, ये क्या है। ये कहता है कि राजवीर प्रथम माह 32 रुपए, द्वितीय माह 36 रुपए, तृतीय माह 40 रुपए सेव करता है। इस प्रकार से लगातार बचत करे तो कितने समय में 2000 की बचत करेगा। आप स्वयं बताइए। जो पहला महीना सेव करेगा, जिसकी सेविंग्स पहला महीना 32 की, दूसरे महीने 36 की, तीसरे महीने 40 की, इस तरीके से ये सेविंग करते करते कितने महीने तक सेविंग करे, ओके, कितनी माह तक सेविंग करे कि उसकी जो सेविंग्स हो जाए वो 2000 हो जाए। तो देखो ये एक सीरीज है और ये सीरीज एपी में है। कहोगे कैसे एपी में है, देखो 4 बढ़ा है ना, समान अंतर में बढ़ रहा है तो एपी हो जाएगा, तो डी का मान 4 हो जाएगा, है ना। आपको कितने महीने में सेविंग्स करूं कि 2000 हो जाएगा। मान लेते हैं n महीना, n महीना का मतलब क्या हुआ SN, तो n महीने की सेविंग्स का योगफल हमने मान लिया है 2000। ये हमारा हो गया n/2 हो जाएगा 2a और प्लस n-1 इंटू डी, 36 में 32 गया 4 और बराबर कितने हो गए 2000। अब यहाँ से देखो ये हमारा n हो गया। अब मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, 32 दूनी 64, 64 में 4 घटेगा 60, 60 और प्लस में 4n हो जाएगा, नीचे वाली 2 से इधर गुना होगा, ये 4000 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन तैयार किया है, लेकिन मेरे दोस्त इसे सॉल्व मत करना, सॉल्व करोगे तो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या है, पहले है 20 माह, अगर n का मान हम 20 रखते हैं, यहाँ 20 चौके 80 हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 चौके 80 तो 140 नहीं, बिल्कुल भी 4000 नहीं आएगा, तो ये मेरा गड़बड़ हो गया। मैं 30 रख के चेक करता हूँ, 30 रखूंगा तो भी ये हमारे पास नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त वैसी स्थिति में मैं 35 रखता हूँ, तो क्या 35 रखने से आ जाएंगे, 35 रखने से भी हमारा काम नहीं चल रहा है।
एक बार मेरे दोस्त 20 रख करके चेक कर लेते हैं कि 20 पे क्या हुआ था। तो मेरे दोस्त ये हमारे पास हो क्या जाएंगे, तो ये हमारा पास हो जाएगा 20 और ये 60 और प्लस में 20 चौके 80। तो मित्र 8 6 14 140 गुने नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल भी मेरे दोस्त यहाँ पे नहीं आ पा रहा है 4000 किसी भी मान में। तब तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इससे भी हमारा काम नहीं चल पाया, ठीक है, इससे भी हमारा काम नहीं चल पाया। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको। प्रथम पद 32 है, द्वितीय 36 है, तृतीय 40 है, तो डी हमारा 4 हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा 32 हो गया। ठीक है, हम कितने महीने तक बचत करूं कि 2000 की बचत हो जाएगी, यानी कि योगफल हमें दे रखा था 2000, हमने मान लिया n महीने की बचत 2000 होगी। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो a तो हमारा 32 है, n-1 इंटू डी कितने हैं, t2 माइनस t1 4 है, 4 से गुना करोगे 4n माइनस 4, 64 में 4 जाएगा 60, 60 प्लस 4n, n इंटू 4n प्लस 60 और 2 से गुना होगा 4000। यहाँ पर मैं n का मान कुछ भी रख दे रहा हूँ मेरे दोस्त, बिल्कुल भी 4000 नहीं आ पा रहा है। तो इस स्थिति में हमारा आंसर बिल्कुल उपयुक्त में से कोई नहीं जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप मेरे दोस्त इस पे काम करो और देखो कि ये क्या है, एकदम ध्यान से देखना। कहता है एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल कर गए। जब वो 42% अंक प्राप्त किया है तो उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंक से 45 अंक उसको ज्यादा आ गया है। पूर्णांक क्या होगा, देखो जब कोई 30% मार्क्स लाता है तो 45 अंकों से फेल हो जा रहा है। जब कोई 42% मार्क्स ला रहा है तो 5 से उसको 45 नंबर ज्यादा आ जा रहा है। तो मेरे दोस्त क्या कहोगे, जैसे ही प्रतिशत में 10% ज्यादा लेके आया है तो -45 प्लस 45 बन गया, इसका मतलब वृद्धि 90 का हुआ है। तो क्या कहोगे, प्रतिशत में 10 की वृद्धि और मार्क्स में 90 की, तब तो यहाँ 100% का मान अगर निकालेंगे, इधर 10 गुनी इधर भी 10 गुनी कर दो, 900 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर नन ऑफ एबव होगा, नन ऑफ दिस होगा। चीज को समझना है ना। तो हमसे क्या मांगा है, फाइंड टोटल मार्क्स। 30% लाएगा तो मेरे दोस्त उसको, ये 1 मिनट दोस्त, सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी इशू हुई है। सुबह सुबह जतरा खराब है क्या। ये देखो मेरे दोस्त 12% है, 30 से 42 होगा है तो 12 ना वृद्धि होगा। तो मेरे दोस्त प्रतिशत में 12 की वृद्धि कर रहे हैं तो मार्क्स में 90 की वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं 100% का मान निकालूंगा तो 90 और बटे मेरे दोस्त हो जाएगा 12 और इंटू में 100, 15 छके 90 और ठीक है भाई, 2 छके 12 और 2 से काट दिए 50, तो हमारा आंसर आ गया 750। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग का देख लेता हूं। चलो थैंक यू वेरी मच, बढ़ते हैं आगे। मेरे दोस्त जरा सा आप इसको देखो, ये क्या है। देखिए ये हमसे कह रहा है कि 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, उनमें अधिक से अधिक कितना संख्या होगा। ठीक है, अधिक से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकता है ना। मतलब 0 से बड़ा हम कितने संख्या को रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये जरा सुनो, ये A1, एकदम ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपको। 20 नंबर है ना, A1, A2, A3, A4 है ना मेरे दोस्त, A5, A6, इसी तरीके से ये बढ़ते हुए A15, A16, A17, A18, A19 और मेरे दोस्त क्या हो जाएगा प्लस में A20। इसी को बोलते हैं 20 पद। आप एक चीज याद रखना जीवन में हमेशा मेरे दोस्त, योगफल क्या होता है, योगफल होता है एवरेज इनटू नंबर, है ना, यानी माध्य गुणे संख्या। तो माध्य तो तुम्हारा 0 है,
असंख्या कै गो टर्म है, 20 गो टर्म है, इसका मतलब योगफल क्या होगा, 0 होगा। तो आप ये समझ गए हो कि 20 पदों का योग 0 होगा, है ना। तो अगर 20 पदों का योग 0 होगा तो कम से कम नहीं, अधिक से अधिक कितना पद हम 0 से बड़ा ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त अधिक से अधिक जितने पद हैं उससे एक कम यानी 19 पदों को हम 0 से बड़ा ले सकते हैं। एक पद को तो हमें 0 से छोटा नेगेटिव रखना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 1 से लेकर 19 पदों को पॉजिटिव रखते हैं तो कुछ ना कुछ तो जोड़ के आएगा, आप कहोगे हाँ। तो 1 से 19 पदों को जोड़ने से जो आएगा मेरे दोस्त 20वां पद को हम वही मान लेंगे। मान लो कि यहाँ पर अगर मुझे प्लस में जोड़कर x आया है तो मेरे दोस्त यहाँ 20वां पद को हम -x अगर रख सकते हैं तो x में x जाके तो 0 ही आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई आपसे ऐसा सवाल पूछे, कुछ टर्म दे दे और कहे कि हम अधिकतम कितने को 0 से बड़ा रख सकते हैं, तो याद रखना कि मेरे दोस्त जितना पद होगा उसमें से एक हटा देना और बाकी जितने भी पद बचेंगे सबको हम 0 से बड़ा कह सकते हैं। और जो बचा हुआ एक पद है वही एक पद होगा जो निगेटिव। यानी कि कहने का मतलब कम से कम एक पद तो निगेटिव करना ही पड़ेगा, तभी तो जितना जोड़ के प्लस में आएगा उतना ही माइनस में रखेंगे और 0 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत आंसर लगा रहे हैं, कुछ लोग 10 आंसर लगा रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 98 का बी। चलिए बिल्कुल मनीष सिंह सही है आपका, 98 का बी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, 750 आपका आंसर रहा है। थैंक यू वेरी मच। आइए अब इसकी बात करते हैं। देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपए उधार लिए थे। सुहित ने मूलधन में कुछ अपना राशि जोड़ करके मोहित को, है ना, यानी तीसरे पर्सन को, ठीक है मेरे मित्र ध्यान देना मेरी बात को, सुहित कर्ज लिया विकास से और सुहित कुछ अपना पैसा जोड़ के मोहित को दे दिया, ठीक है, लेकिन मोहित को दिया है 16% की रेट पर। ओके, कहता है कि लेन देन में सुहित को कितने का फायदा हो गया, 618 रुपए का लाभ हुआ। बताओ सुहित ने मोहित को कितना रुपए उधार दिया था। तो देखिए सर, सबसे पहले विकास से रुपया लिया था सुहित और सुहित ने क्या किया, अपना कुछ पैसा मिलाकर दे दिया मोहित को, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, विकास से सुहित पैसा लिया और उसमें थोड़ा अपना पिताजी का पैसा मिला दिया और दे दिया मोहित को। तो मैं अगर यहाँ सुहित का लाभ देखना चाहूँगा तो भैया जितना पैसा वो मोहित से, ध्यान देना, जितना पैसा विकास से सुजीत ने लिया था, सुजीत नहीं सुहित, जितना पैसा सुहित विकास से लिया था, तो विकास से लिया था 14%, लगाया 16% पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2% का फायदा, मतलब 2% का फायदा तो उस पैसे पर हो रहा है सुहित को जो वो विकास से लिया था। तो मेरे दोस्त विकास से लिया कितना था, तो विकास से लिया था 6300 रुपए। 6300 रुपए पर अगर एक साल में इसको 2% का फायदा, तो 3 साल में तो 6% का फायदा होगा। कहोगे हाँ, इसका 6% निकाल लो, तो 6 × 18 और 6 के 36 और 1 37, यानी 378 रुपया का लाभ सोहित किस पर कमाता है, जो पैसा विकास से लिया था उस पर कमाता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि टोटल जितना लाभ है, ठीक है, टोटल मेरे दोस्त जितना लाभ है, इसमें से पहले तो आप उस लाभ को हटा ही दो जो लाभ विकास के पैसे पर हुआ था। जो प्रॉफिट जो है वो विकास के पैसे पर जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको तो हटा दो आप। जैसे हटाओगे 0, 11 में 7 गया तो 4, 5 में 3 गया तो 2। ये जो लाभ है ना, वो मेरे मित्र सोहित के अपने पैसे पर लाभ है, अपने पैसे पर। और आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, मोहित से सोहित जो है, देखिए यहाँ 14% कर्ज पे लिया है और यहाँ 16 पे लगाया है। तो भैया जो पैसा विकास से लेकर उसको दिया उस पर तो 2 का लाभ होगा, लेकिन सोहित जो पैसा अपना पिताजी का दिया है, क्या उसमें भी विकास को चाहिए? जी नहीं।
जो सोहित अपना पैसा लगाया उस पर तो उसको सीधा सीधा जो भी ब्याज आएगा उसको अपने ही पॉकेट में रहेगा। यानी क्या, हम अगर मान लें कि x रुपए सोहित अपना लगाया है तो इस पर उसको सीधे 16% का क्या होना है, फायदा होना है। तब तो x रुपए पर पूरा पूरा फायदा इसी के पास रहना है। तो आप ही बताइए, एक साल में 16% तो 3 साल में कितना होगा, 48। यानी अपने लगाए गए पैसे पर 48% का इसको लाभ होना है। तो आखिर ये अपना पैसा लगाया कितना, 48/100 और बराबर हो जाएगा 240। 48 पंचे मेरे मित्र, फाइनली x का मान यहाँ पर 500 होगा। यानी कि सोहित ने अपने पिताजी का कितना पैसा लगाया है मेरे दोस्त, इस पर हमें विचार करना होगा। इस पर हमें विचार करना होगा, इस पर हमें देखना होगा कि आखिर मेरे दोस्त मामला यहाँ पर हो क्या रहा है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम इसको यहाँ पर से लेकर चलेंगे। जूली कुमारी कह रहे हैं कि सर मैं गुरुकुल पर मैथ का ऑनलाइन कोर्स ली हूँ, आपका 1 मंथ से क्लास नहीं हो रही है। देखिए जूली, ऐसा है कि आप जानते हैं सिस्टम को हमने क्लासरूम से अपना रूम में लाया था, तो इस दौरान 1 सप्ताह क्लास क्लोज रहा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी सिस्टम नहीं लगी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाया था, उसमें थोड़ी सी कमियां रह गई थी। तो ऑफलाइन क्लास हो रही थी, ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी। तो मैंने क्या किया कि ऑफलाइन में जो क्लास हो रही थी ऑनलाइन में वो चीज़ को रिकॉर्ड करके डाल दिया। तो एक्चुअली जो चीज़ मैंने ऑनलाइन में रिकॉर्ड करके डाल दिया है ना, वो चीज़ ऑफलाइन में जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो 1-2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअली अब क्या है कि आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम दे दिया। अब रिमाइंडर थ्योरम क्लास में चल रही है, तो आप ही बताओ क्या रिमाइंडर थ्योरम को 2 बार एप्लीकेशन पर पढ़ाना आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? इसलिए ऐसा हुआ है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं क्लास लेने के योग्य नहीं हूँ या लेना नहीं चाहता हूँ। जितने भी हमारे पुराने बैचेज हैं सभी बैचेज को एकदम शानदार तरीके से फिनिश किया जाएगा। जैसे बैच नंबर 16 में रिमाइंडर थ्योरम 2 से 3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, यानी नेक्स्ट मंडे से आपका लाइव स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंडे से आपका जो है बैच नंबर 16 भी लाइव होगा, बैच नंबर 17 भी लाइव होगा। 17 तो मुझे लगता है परसों से ही लाइव हो जाएगा, क्योंकि उसमें AP GP HP चल रहा है, जिसकी आज लास्ट क्लास है, ठीक है। तो आप जरा सा भी कन्फ्यूज़न क्रिएट मत रहो, कन्फ्यूज़न में नहीं रहो, ओके, ज़रा भी निगेटिविटी नहीं। तो चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन ये कहा था कि सोहित ने मोहित को क्या कर्ज दिया है। तो मोहित को क्या कर्ज दिया है मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर जो पैसा विकास से लिया वो तो दे ही दिया, और साथ ही साथ 500 रुपया अपना मिला करके दे दिया। इसका मतलब है कि 6800 रुपये किसने कर्ज दिया है? तो मेरे दोस्त 6800 रुपये सोहित ने दिया है मोहित को, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त हम इस पर आते हैं और थोड़ा तेजी में काम करते हैं, ओके। देखिए क्या लिखता है, आपसे ये कह रहा है कि फॉर ए सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव। देखिए जब सममित आवृत्ति का केस होता है तो वैसी स्थिति में सिमेट्रिकल केस में क्या होता है मेरे दोस्त, माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिमेट्रिकल केस में तीनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मिस्टर जीवन कुमार, आप ऑफिस वाले नंबर 342 वाले पर फ़ोन कर लेना, है ना, 8 बजे के बाद फ़ोन कर लेना, वहाँ से आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा 342 वाले पर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक दीवाल घड़ी में प्रातः 8 बजे समय को ठीक कर दिया गया, ठीक है। यदि घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे निकल जाती है तो अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर 1 बज रहा होगा तो इसका सही समय क्या होगा। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ये तो क्लॉक एकमात्र ऐसा रीजनिंग का टॉपिक है जिससे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है।
तो चलिए मैं इसको खुद ही करा दे रहा हूँ। ऐसे तो आप जानते हो कि अमित सर आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं गुरुदेव क्षमा करेंगे क्योंकि ये उनका अधिकार क्षेत्र है, बट एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं आपको करा देता हूँ। ओके, देखिए एक दीवार घड़ी में प्रातः 8 बजे समय को ठीक किया गया। ओके, और क्या हो रहा है कि 24 घंटे में घड़ी 10 मिनट फास्ट हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त रियल टाइम यानी रियल ड्यूरेशन जब 24 घंटे की हो रही होगी तो आपका घड़ी शो कितना कर रहा होगा, उस समय 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जा रही है, यानी आपका घड़ी उस वक्त 24 घंटे 10 मिनट शो कर रही होगी। आप 10 मिनट को घंटे में बदल लो। ओके, तो हो जाएगा 1/6 124 छके 144 और 145, यानी 145 और बटे मेरे दोस्त कितने 6। ओके, तो ये जब शो कर रहा होगा, ध्यान देना, इतना जब वो शो कर रहा होगा क्या घंटा, तो उस समय रियल टाइम 24 घंटा हुआ होगा। उस समय रियल टाइम कितना हुआ होगा 24। तो जब मेरे दोस्त रियल टाइम ड्यूरेशन जो है 24 घंटे की हो रहा होगा, उस समय आपकी घड़ी 24 घंटे 10 मिनट यानी कि 145/6 घंटा शो कर रहा होगा। तो सवाल यही कहता है कि कल जब घड़ी में 1 बज रहा होगा तो उस समय रियल टाइम क्या होगा। कोई बात नहीं मेरे मित्र, 145/6 घंटे के लिए रियल टाइम 24 घंटा है, तो 1 घंटे के लिए रियल टाइम क्या होगा, तो 6 से इधर गुना होगा 144 और 145 आ जाएगा इधर बट्टे में, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी अगर 1 घंटा शो कर रही है तो उसका रियल टाइम 144/145 होगा। अब ये देखिए कि यहाँ पर घड़ी को शो कितना करवाना है, तो आज 8 बजे दिन में स्टार्ट किया गया, ठीक है, 8 बजे दिन में सही किया गया, तो कल 8 जब सुबह हो रहा होगा तो मेरे मित्र 24 घंटे का ड्यूरेशन हो गया होगा। लेकिन आप क्या कह रहे हो, मुझे कितना बजाना है, 1 बजाना है, तब तो 8 बजे के बाद अगर 1 बजे कहते हैं तो 5 घंटा यहाँ भी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आज के सुबह 8 से कल का सुबह 8 जो होगा वो 24 घंटा, लेकिन 8 नहीं, आपको 1 बजे तक कंसीडर करना है, तब तो 24 और 5 कितना 29 घंटा। यानी कि जब आपकी घड़ी 29 घंटा शो करेगा उस समय रियल टाइम क्या होगा, उस समय रियल टाइम होगा 144 और बटे, यहाँ ध्यान से देखना, 145 और इंटू में 29 से ये 5 बार में मेरे दोस्त कट जाना है। तो देखो जरा सा, ये यहाँ पर सीधा सीधा 28 पंचे 140, 28 घंटा तो हो ही गया, बच गया 4/5 घंटा। मेरे दोस्त इसको 60 से गुना कर लेते हैं ताकि मिनट में कन्वर्ट हो जाए, तो 28 घंटे ये 48 मिनट, ठीक है। तो 28 घंटे 48 मिनट, तो 28 घंटे 48 मिनट कब के बाद मेरे दोस्त, अब देखो भैया आप बात को समझो, 28 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 24 घंटा तो कंसीडर होगा ही होगा, तो 8 में 24 घंटा जोड़ेंगे तो 8 बज जाएगा कल का, है ना, कल का 8 बज जाएगा। ओके, आप कहोगे हाँ सर। अब इसमें क्या करना है कि मेरे दोस्त हमको सिर्फ 24 घंटा नहीं, 28 घंटा 48 मिनट, यानी कि 4 घंटा 48 मिनट हमको और चाहिए। तो जैसे ही आप 8 में 4 जोड़िएगा तो 12 बज जाएगा, यानी कि 12, ठीक है, 12 बजकर कितने 48 मिनट, 12 बज के कितने 48 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे मित्र आप ये भी देख पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल सेंटर पे आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल टीचर्स ट्यूटोरियल बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरे दोस्त इसको जरा ध्यान से देखना, ये कहता है एक आवृत्ति बंटन का माध्य माध्यिका इतना है, माध्य बहुलक कितना है, तो बताइए माध्यिका क्या होगा। आपको ये पता होना चाहिए 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य होता है, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। तो देखिए आपके पास माध्य कितना है 28, तो मेरे मित्र ये 2 गुना माध्य हो गया 28, बहुलक माध्य तो 16 ही है, माध्य मेरे मित्र कितना है चेक कर लेते हैं पहले, माध्य 28 बहुलक है 16, ठीक है, माध्य 28 और बहुलक कितने हैं 16।
तब तो मेरे दोस्त ये कितने हो जाएंगे, 28 दूनी 56, 56 में 16 अगर जोड़ देते हैं 72 और 3 से कट जाएगा 24। तो इस प्रकार मेरे दोस्त माधिका कितना हो गया अपना 24, माधिका कितना हो गया 24। तो मेरे दोस्त आपने देखा 28 दूनी 56, 56 में 16 जोड़ेंगे 72, 3 गुने माधिका 72 हो गया। तो भैया 3 से कट जाएगा 24, तो माधिका बराबर 24 हो जाएगा। तो ये अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत काम का चीज है। 6 इंटू मीडियन बराबर क्या मेरे दोस्त, मॉड और प्लस 2 इंटू मीन, ये बड़े काम का चीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल ये क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्र धन इतने हैं, तो बताइए सर प्रिंसिपल क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये हमारा प्रिंसिपल है। ओके मेरे मित्र, 2 वर्ष का मिश्र धन 9680 है सॉरी, और 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, ये है 10,648। मेरे दोस्त आप यहाँ से डायरेक्ट रेट निकाल सकते हो। आपको कि रेट क्या निकाल पाएंगे सर, रेट में बिना रेट निकाले भी प्रिंसिपल आ जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब बिना रेट निकाले प्रिंसिपल कैसे आएगा, तो मेरे मित्र ये हमारा 2 साल और 3 साल यानी 1 साल का गैप हुआ, तो 1 साल में देख लीजिए परिवर्तन क्या हुआ है। तो परिवर्तन देखने के लिए फाइनल वैल्यू में मेरे दोस्त इनिशियल वैल्यू से क्या करना होता है, डिवाइड। ठीक है, अब ये कट रहा है किससे, 8 से, 8 से काटिए, तो 8 से काटिएगा तो मेरे मित्र 8 एकम 8 बचे 13 8 104, 8 3 24, 8 एकम 8, नीचे क्या होगा मेरे मित्र 12 8 96, 8 एकम 8, और अभी कटेगा तो 111 से काटिए, तो 11 11 हाँ और 21, मतलब सीधा सा है 121 से 11 बार में और 121 से 10 बार में। यानी आपने ये देखा है कि 1 साल में जो है 11/10 हो रहा है। तो मेरे दोस्त मैं पूछता हूँ यहाँ पर कितने साल का गैप है, 2 साल का, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, 2 साल का अमाउंट है। तो 2 साल के गैप का मतलब क्या है, आपके प्रिंसिपल में 2 बार चेंजिंग होगा, है ना। 1 साल में चेंजिंग हो रहा है 11/10 की, तो अगला साल फिर से चेंजिंग 11/10 की, और तब जा कर के आपका अमाउंट बनेगा मेरे दोस्त कितने, 9680। 2 बार चेंजिंग करके इसके बराबर कर सकते हैं और 3 बार चेंजिंग करके इसके बराबर कर सकते हैं, प्रिंसिपल आराम से आ जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ से हम देख रहे हैं 121 से 8 बार में कटेगा, फाइनली प्रिंसिपल 100 गुने 80 यानी कि 8000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे दोस्त अब हम इसको देखते हैं, ये क्या है, 2 अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है, उस पर आने वाले अंकों का योग 5 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखो मैं आपको 2 डाइस के लिए एक सिंपल सा बात बताता हूँ, एक तरफ आप योगफल लिख लो और एक तरफ नंबर ऑफ इवेंट लिख लो। तो मेरे मित्र 2 पासा को एक साथ उछालेंगे तो उस पर 2 या 12 आ जाए, अंकों का योग 3 या मेरे दोस्त ध्यान देना 3 आ जाए या 11, 4 आ जाए या 10, 5 आ जाए या 9, 6 आ जाए या 8 या मेरे दोस्त 7। 2 योगफल 2 हो या 12 ऐसी एक घटना, योगफल 3 हो या 11 ऐसी 2 घटना, 4 हो या 10 ऐसी 3 घटना, 5 हो या 9 ऐसी 4 घटना, 6 हो या 8 ऐसी 5 घटना, 7 हो ऐसी 6 घटना। तो मेरे दोस्त मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि अंकों का योग 5 हो जाए ऐसी कितनी घटना है, ऐसे मेरे मित्र 4 घटना। 2 पासा को उछालेंगे, टोटल घटना 36, तो 4/36 यानी आंसर होगा 1/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1/9। कितने हो जाएंगे, 1/9। आई होप कि आप अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे। सुरबन्नम क्या लिखते हैं, अच्छा सोना बुरहन है। मेरे दोस्त मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि जो हमारे टीम है ना, वो इस तरीके से अपना फॉर्मेट तैयार किया है कि पेपर बिल्कुल आपका शानदार जाएगा और बिल्कुल आपका निकलेगा। ठीक है, जिसकी झलक तो अगेन एंड अगेन देता ही रहता हूँ, बाकी आप लोगों के लिए मैं ऐसी ऐसी क्लास अरेंज किया हूँ जिसको देख के ही आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यहाँ से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है,
x की पावर 31 प्लस 31 को x प्लस 1 से विभाजित करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा? याद रखना, जिससे भाग देना उसको 0 के बराबर कर लेना और वहां से x का मान निकाल लेना। जो भी x का मान आएगा, जिसमें मेरे दोस्त भाग देना है, आप उसमें उसको बैठा दो, ठीक है। -1 की पावर ऑड नंबर -1 प्लस 31, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 30। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 30 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, 1 से 40 तक की संख्या वाले टिकटों से भरे हुए बैग से एक टिकट निकाला जाता है। चयनित टिकट 7 का गुणज होना, 7 का मल्टीपल। तो 1 से 40 में 7 का कितना मल्टीपल है? 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, यानी 1 से 40 तक में 7 के 5 मल्टीपल हैं, ठीक है। हमसे कह रहा है बताओ, हम इसमें से मतलब एक बैग है जिसमें बहुत सारे टिकट रखे हुए हैं, कहता है एक टिकट निकालूं और वो उस पर जो है ना 7 का मल्टीपल लिखा हो। तो अगर उस पर 7 का मल्टीपल लिखा होगा तो मेरे मित्र या तो उस पर 1 लिखा होगा, ध्यान से मेरी बात को समझना, या तो 1 लिखा होगा, या तो 14, या तो 21, या तो 28, या तो 35, यानी इसी पांचों में से कोई 1 लिखा होगा, है ना। 7 का मल्टीपल लिखा होना होगा, मतलब इसी पांचों में से कोई 1 होगा। साथ ही साथ 1 से 40 तक लिखा हुआ है, तो मेरे दोस्त हम जो निकाले हैं वो किस में से निकाले हैं? तो मेरे मित्र 40 में से कोई 1 निकाले हैं, क्योंकि वहाँ पे टिकट तो 40 हैं और निकाले हैं हम 1, हो उस पर 7 का गुणज। तो हम चाहते हैं 7 का गुणज, मतलब मेरा जो अनुकूल परिणाम होगा, फेवरेबल आउटकम, वो मल्टीपल ऑफ 7, तो मल्टीपल ऑफ 7 तो 5 ही है, यानी कि 1 से 40 तक जो लिखा हुआ है टिकट पर, उस पर 5 टिकट ऐसा होगा जिस पर 7 का मल्टीपल लिखा होगा, और मैं चाहता हूँ कि इन्हीं में से कोई आए। तो इनमें से कोई आए तब तो मेरे मित्र 5 में से कोई आए, जबकि हम निकाले हैं किस में से? 40 में से। तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/40, यानी कि 5/40 मेरे दोस्त बोले तो 1/8, यानी इसका आंसर हमारा होना है 1/8। कितना होना है? 1/8। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक कार, है ना, 20,000 में खरीदे हैं। उसने घोड़ा को 20% के लाभ पर और कार को 10% के लाभ पर बेचे हैं। लेन देन में उसको 2% का लाभ हो गया है। देखिए, उसने घोड़ा के साथ क्या किया है, ओके, और मेरे दोस्त उसने कार के साथ क्या किया है। आप जान रहे हो घोड़ा को 20% के लाभ पर बेचा है, जबकि कार को 10% की हानि पर बेचा है। बट वो जब बिजनेस देखा ओवरऑल, तो उसे 2% का लाभ दिखा है, यानी प्लस में उसको 2% दिखा है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, 20 और 2 का डिफरेंस हो जाएगा 18, और 2 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, यानी कहने का मतलब 6 दूनी 12 होगा, 6 तिया 18 होगा। ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो मेरे दोस्त इस प्रकार आपने देख लिया कि दोनों के प्राइस का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो 2:3 कहने का मतलब क्या हुआ? घोड़ा का प्राइस 2, कार का प्राइस 3, यानी कुल मिला के 5, और यही जो 5 है वो मेरे दोस्त हमारा 20,000 है। तब तो एक रेशियो का मान क्या होगा? 5 चौके 20, यानी कि 4,000 होगा। अब एक रेशियो का मान अगर 4,000 होगा तो घोड़े का सीपी, तो भैया घोड़े का सीपी अगर आपको निकालना है तो घोड़े का सीपी कितना है? 2 ना, तो 2 रेशियो का मान निकाल लो। 1 बराबर 4,000 हो जाएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा 8,000, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 8,000 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8,000 होगा। आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। चलिए, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर क्लास का सबका स्वागत है, सबका वेलकम है। इसी तरीके से आप चलते रहिए और मैं आपकी स्वागत करता रहूँगा। देखिए सर, ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि एक लॉटरी में 6 पुरस्कार है और 24 रिक्त स्थान है। पुरस्कार नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एक बात बताऊं, आपको पता होना चाहिए, अगर एक में से प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का नहीं मिलने का घटा देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा किसका? मिलने का, ठीक है। तो टेंशन मत लो। हमें वो कह रहा है पुरस्कार नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो मेरे दोस्त, एक में से नहीं वाला को घटा देंगे तो मिलने वाला आ जाएगा, और चाहे एक में से मेरे मित्र मिलने वाला क्या प्रोबेबिलिटी घटा देंगे तो मेरे दोस्त नहीं मिलने वाला प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ये तो आप जानते हो,
क्यों, किसी घटना के घटने और नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी का योग होता है। ठीक है, वो कह रहा है पुरस्कार नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी, जबकि हम निकाल लेंगे पुरस्कार मिलने की प्रोबेबिलिटी। अगर मेरे दोस्त मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो पुरस्कार है कितना, 6 है ना, पुरस्कार है कितना, 6। जबकि मेरे मित्र टोटल जो इवेंट यहाँ होगा 6 में पुरस्कार है, 6 खाली स्थान है, यानी कि टोटल इवेंट हो जाएगा हमारा 30। तब तो मेरे दोस्त हम ये देखेंगे कि पुरस्कार मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो अगर मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो 1 में से मिलने की प्रोबेबिलिटी घटा दीजिए, नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 4/5। कितना हो जाएगा, 4/5। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्या है, देखिए ये हमसे कहता है सर देखो कोई एक द्विघात समीकरण है x² bx + c, आप बताओ कि इसके दो अलग अलग और रियल सॉल्यूशन कब मिलेगा। तो मेरे दोस्त देखो, आपको मैं सबसे पहले बता दूं एक बात, जब रियल सॉल्यूशन की बात करते हो ना तो इसका मतलब इमेजिनरी का तो बात होना नहीं है, काल्पनिक की बात तो होना नहीं है। तो ध्यान इतना रखना हेलो कि अगर d का मान 0 से जब बड़ा होगा ना तो 2 रियल सॉल्यूशन होता है, लेकिन जब d का मान 0 के बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट विविधकर का मान, तो वैसी स्थिति में x का अल्फा जो मतलब x का दोनों ही मान एक समान होता है ना, क्योंकि जब d बराबर 0 होते हैं तो मूल समान होते हैं। इसका मतलब है कि एक ही मान 2 बार आता है ना। तो मेरे दोस्त यहाँ पर मूल समान होने के कारण यहाँ कितने रियल सॉल्यूशन होते हैं, एक रियल सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन जब d का मान 0 से छोटा होता है तो वहाँ एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी कि मेरे दोस्त वहाँ 0 रियल सॉल्यूशन होता है। आपका कह रहा है कि 2 रियल सॉल्यूशन केवल एक ही केस में पॉसिबल है, जब d का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की, और अगले प्रश्न को जल्दी खत्म करते हैं। देखिए लिखता है a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिसमें a का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है। अब देखिए a का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है, इसका मतलब एक प्राइम फैक्टर 2 होगा और बाकी कुछ और होगा। तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि एक 2 होगा तो बाकी क्या होगा, बस मैं इतना जानता हूं कि 2 से किसी भी चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे मित्र सदैव एक इवन नंबर आता है। ओके, फिर वो क्या कह रहा है कि b जो है, b उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 5 है। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 5 है, इसका मतलब और जो प्राइम फैक्टर होगा वो 5 से छोटा नहीं बड़ा ही होगा। और याद रखो 5 से बड़ा कोई भी प्राइम है वो कभी इवन नहीं होता है। इस दुनिया में केवल एक ही प्राइम है जो इवन है, वो है 2, है ना। तो मेरे दोस्त फाइनल हो गया कि अगर सबसे छोटा प्राइम 5 है तो आगे जितने भी प्राइम होंगे वो सब तो ऑड ही होंगे। तो 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल तो हमारा ऑड ही हो जाएगा। आपको हो गया हाँ सर। अब आपसे सवाल ये कह रहा है कि बताओ कि मैं अगर a और b को जोड़ देता हूँ, ठीक है, a और b को जोड़ देता हूँ तो सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो मैं आपसे सवाल यही पूछूंगा कि a हमारा क्या है, इवन नंबर है, और मेरे दोस्त b हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो एक इवन के साथ एक ऑड को जोड़ोगे तो हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा, और एक ऑड नंबर का प्राइम फैक्टर कभी इवन नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब है 8 तो आंसर नहीं जाएगा। ओके, अब रही बात, ये कह रहा है कि a और b को जोड़ने से जो नंबर आएंगे उसके सबसे छोटे प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकता है वो हमें पता नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि देन सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो सकता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरे दोस्त 3 हो सकता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इसके आंसर क्या चले जाएंगे, 3 चले जाएंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी सी बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलें क्या आगे बढ़ें। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में अवश्य आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आओ मेरे दोस्त इसको देखते हैं, ये हमसे क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना।
मेरे दोस्त ये कह रहा है कि एक रेखाखंड XY त्रिभुज ABC में AC के समांतर है, ये त्रिभुज को समान भागों में विभाजित करता है, AX बटा AB क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ मेरे दोस्त, पैरेलल है AC के, तो देखिए ये A रहा, ये हमारा B रहा, ये हमारा C रहा, ठीक है। हमें कहता है XY AC के पैरेलल है, AC के पैरेलल एक लाइन खींच दो XY, जो मेरे दोस्त इस पूरे त्रिभुज के एरिया को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी इसकी एरिया 1 होगी तो इसकी भी एरिया 1 ही होगी, ठीक है। तो मैं आपसे अब फिर पूछ लेता हूँ कि मेरे दोस्त अगर ये इसके पैरेलल है तब तो ये संगत कोण हो जाएंगे और ये भी मेरे मित्र संगत कोण से बराबर होगा और ये कोण जो है दोनों में अवेलेबल होगा, यानी ऊपर वाला और पूरा जो है ये आपस में सिमिलर होगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तब तो मेरे दोस्त एरिया त्रिभुज यहाँ पर मैं अगर BXY ले लूँ और एरिया त्रिभुज मैं अगर यहाँ पर ABC ले लूँ तो क्या होगा, ऊपर वाले का एरिया तो मेरे दोस्त 1 है और पूरा एरिया 2 हो जाएगा, तो ये एरिया रेशियो है जो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो ध्यान से देखना, हमसे पूछ क्या रहा है, AX और AB। अगर वो हमसे AX और AB पूछ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले आप ये देखो, अगर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो संगत भुजा क्या होगा, BX, ठीक है, ये BX होगा और AB होगा। तो मेरे दोस्त ऊपर वाले त्रिभुज की संगत भुजा BX होगा और पूरे का जो है वो AB हो जाएगा। तो एरिया रेशियो जो है वो संगत भुजा के वर्ग के रेशियो के बराबर होगा। स्क्वायर ट्रांसफर करोगे ये ऊपर 1 हो जाएगा, इधर ये √2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये हमारा BX और ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, AB होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये हमारा BX और AB होगा। तो आप इतना तो समझ गए कि पूरा का पूरा AB हम समझ चुके हैं √2 है, जिसमें हमारा BX 1 है। अगर ये हमारा 1 है और पूरा √2 है तो निश्चित तौर पर ये हमारा √2 - 1 हो जाएगा। और हमसे सवाल क्या पूछा है, हमसे सवाल पूछा है AX और बटा में हमसे AB पूछा है। तो AX तो आप जान गए हो √2 - 1, और जहाँ तक AB की बात है तो पूरा का पूरा AB तुम्हारा √2 निकल चुका है। ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है, सबके नीचे में 2 है, 2 है, इसका मतलब रेशनलाइज करना होगा। √2 से गुना करो, √2 से भाग करो, देखो √2 × √2 2 होगा और माइनस में √2 होगा और नीचे √2 × √2 2 होगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है 2 - √2 और बाय में मेरे दोस्त 2 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर B नंबर हो जाएगा। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए ये क्या है, आपसे कहा 72, 63 और 54 यानी घटता हुआ AP है, कौन सा पद 0 होगा। मान लेते हैं nवां पद इसका 0 होगा। nवां पद क्या होता है, A + n - 1 × D। D क्या होगा, 63 में से 72 घटेगा, 7 2 9 -9 हो जाएगा बराबर 0। देखो ये 72 और माइनस में 9n और +9 बराबर 0 होगा। 9n बराबर 81 होगा तो n का मान हो जाएगा 9। इस प्रकार हमने कह दिया इसका जो 9वां पद होना है वो मेरे दोस्त 0 होना है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर और इसको ध्यान से देखते हैं। ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि सर बताओ ना, ये हमारे पास एक चतुर्घात बहुपद है जिसके 2 शून्यक इतने हैं, तो अन्य 2 शून्यक क्या होंगे। मेरे मित्र अन्य 2 शून्यक क्या होंगे, तो मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ। आप A, B और C है ना, इनमें से किसी भी ऑप्शन को, अगर ये इनमें से कोई भी शून्यक होगा, शून्यक होने का मतलब क्या है कि अगर मैं ABC किसी का भी मान इसमें पुट करूं तो 0 के बराबर होगा, क्योंकि शून्यक का काम ही है शून्य बना देना, शून्यक का काम ही है शून्य बना देना। आप मेरे दोस्त देखो, अब इसका 2 शून्यक वो दोनों तो है, बाकी 2 शून्यक चूंकि पावर 4 है तो 4 शून्यक होगा, जिसमें 2 दिया हुआ है 2 पूछ रहा है। तो आप जब इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर रखोगे ना तो बिल्कुल भी इसको 0 नहीं बनाएगा। आप रख करके देख लो, चेक कर लो, ठीक है, चेक करना अपना काम है। ओके, जैसे देखो -3 ही है, अब 2 जगह पे 3 है, पहले 3 रख के ट्राई करते हैं। 3 की पावर 4 81 होगा, +3 का क्यू 27 होगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 में 81 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 तिया मेरे दोस्त 9, ये हो जाएगा प्लस में 8। हम ये चीज़ मानते हैं कि 81 प्लस में और 81 माइनस में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त 27 - 9 18, 18 + 8 ये कभी 0 थोड़े हो पाएगा।
यानी 3 रखने से 0 नहीं हो पाया, इसका मतलब ना ये 0 बना सका ना ये 0 बना सका, है ना। एक और आपको चेक करना है, इसको भी रख के चेक कर लो। ओके, चलो -2 ही रख के चेक करा देता हूँ। -2 अगर आप रखते हो तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 6, ठीक है। और मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा 8। आप स्वयं देख लो, 16, 8, 24, 24 और 6 30 हो जाएगा। इसको देख लो, माइनस में 44 हो जाएगा। ये भी कहाँ 0 हो पाया, मतलब ये भी 0 नहीं बना सका। यानी कि शुरू के जो 3 ऑप्शन हैं उनमें से कोई भी इस बहुपद को 0 नहीं बना सका। इसका मतलब इनमें से कोई भी इसका शून्यक नहीं हो सकता है। आंसर जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हमसे क्या कह रहा है दोस्त, ये हमसे कह रहा है कि बताओ सर यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा। मैं तो सिंपल सा एक काम करना चाहता हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन कर लो तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा और बटे साइन प्लस कॉस हो जाएगा, ठीक है। और मेरे दोस्त इधर आप जब माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा √3 - 1 और नीचे √3 + 1। हमने क्या किया, माइनस यहाँ से कॉमन लेके यहाँ से कॉमन लेके कट कर दिया, ठीक है। इसको मेरे दोस्त थोड़ा इन्वर्स कर लो। आप कहोगे इन्वर्स कैसे, क्यों, साइन प्लस कॉस और बटे साइन माइनस कॉस। यहाँ हो जाएगा आपका √3 + 1 और बाय √3 - 1। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, जहाँ भी a + b और a - b का फॉर्म रहता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे ना तो जो पहले है वो ऊपर बचता है और जो बाद में है वही नीचे बचता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ भी C एंड D लगाएंगे, जो पहले है वो ऊपर बचेगा, जो बाद में है वो नीचे बचेगा। जो पहले है वो ऊपर बचेगा, जो बाद में है वो नीचे बचेगा। तो मेरे मित्र तब तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3, जो tan में 60 डिग्री का मान है, और पक्का यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है। अब रही बात कि सर ऐसा होता कैसे है, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब होता है अंश में हर को जोड़िए, अंश में हर को जोड़कर ऊपर लिखिए और मेरे दोस्त अंश में से हर को घटा के नीचे लिखिए। यहाँ b से भी घटेगा 2a और नीचे आएगा 2b, तो हमारा ये हो जाएगा a/b, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप मेरे दोस्त यहाँ पे देखो, ये कारनामा क्या कह रहे हैं, ये कैसे काम करना है। मेरे दोस्त ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फेमस क्वेश्चन है, tan² थीटा बराबर 1 + tan² अल्फा। मैं तो कहूँगा अल्फा को 0 मान लो और थीटा को 45 मान लो। ऐसा करने से क्या होगा, tan अल्फा को 0 डिग्री मानोगे ना तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, 0 गुना समथिंग ही खत्म हो जाएगा। और इसको थीटा को 45 मानोगे, tan 45 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इस पार भी ये कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू जो है ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये मेरे दोस्त sin² थीटा का मान निकालना है। sin² थीटा का मान 45, ये हो जाएगा 1/2। अब ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा 1/2 बनाता है। मेरे दोस्त जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि 1/2 बनाने वाला कौन सा ऑप्शन है। अगर अल्फ़ा का मान 0 रखते हैं तो मेरे दोस्त ये तो sin 0 0 0 खत्म हो जाएगा। 1/2 को 1 से गुना करेंगे 1/2 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से 1/2 बनेगा नहीं और यहाँ से 1/2 बनेगा नहीं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे मित्र ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ये क्या है, ये कहता है किसी शहर में टैक्सी का एक निश्चित शुल्क, ठीक है ना, फिक्स किया हुआ है और बाकी किलोमीटर पर तय किया हुआ है कि आप कैसे, देखो जैसे कि ई रिक्शा पर बैठते हैं तो उसका 10 रुपये फिक्स है, आप कहीं भी उतर जाइए 10 रुपये आपको देना है। और उसके बाद क्या है, कहीं भी उतर जाइए मतलब क्या, एक लिमिट उसका दायरा है जहाँ तक वो 10 फिक्स किया हुआ है। उसके बाद जब आप जाइएगा तब प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको जोड़ करके लेगा। वही बात यहाँ पर भी है, एक निश्चित राशि फिक्स होगा, उसके बाद आप जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएंगे उस हिसाब से आपको पैसा लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको 960 रुपये पे करना पड़ता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति 80 किलोमीटर यात्रा करे तो 1260 रुपये पे करना होगा। मेरा सवाल ये है कि देखिए जैसे ही वो किलोमीटर में 20 किलोमीटर जब वो एक्स्ट्रा जा रहा है, जब वो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो एक्स्ट्रा पे कितना करना पड़ रहा है, तो 1260 में से 960 को हटा दीजिए, है ना। तो मेरे दोस्त 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है।
इसका मतलब 1 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर के लिए 15। मतलब क्या है कि जब वो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा तो 15 रुपये उसको पे करना होगा। तो भैया मुझे आप ये बताइए, अगर प्रति किलोमीटर 15 रुपये पड़ रहा है तो जिस समय वो 60 किलोमीटर जा रहा होगा तो 1 किलोमीटर के लिए 15 तो 60 किलोमीटर के लिए 900 है ना, यानी कि 900 रुपये उसका रियल भाड़ा होगा। तो 900 रुपये रियल भाड़ा होगा, लेकिन उसे लिया कितना है, 960। इसका मतलब ये 60 रुपये एक्स्ट्रा लिया है, ये एक्स्ट्रा नहीं है, यही वो फिक्स प्राइस है जो कि ऑटो पर बैठते ही आपको देना ही देना है। ठीक है, 60 रुपये फिक्स है और पर किलोमीटर किराया कितना है, 15 रुपये। तो मेरे दोस्त 60 रुपये फिक्स है, अब पर किलोमीटर किराया कितना है, 15 रुपये। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप समझिए। मेरे दोस्त ये क्या है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का मामला है, बहुत ही आसान है। कहता है एक समतल मैदान पर ऊर्ध्वाधर मीनार स्थित है, एक झंडा इस पर लगा हुआ है, मीनार की झंडा की ऊंचाई h है, मैदान पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के आधार एवं शिखर पर कोण इतना इतना है, मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ये देखिए एक मीनार है मेरे दोस्त, और मीनार के ऊपर में ये एक झंडा है जिसकी ऊंचाई h है। कहता है जमीन आधार से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है जहाँ पर मेरे दोस्त किसका किसका, तो झंडे का आधार एवं झंडे का शिखर। तो झंडे का आधार कौन सा है, यह है झंडे का आधार, यह है झंडे का शिखर। तो झंडे के आधार का कोण कितना है, ये अल्फा है, और झंडे के शिखर का कोण कितना है, ये हमारा बीटा है। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरे दोस्त, आप इसको क्या करो, इसको आप x मान लो और इसको आप y मान लो। ओके, अब आप ध्यान से चलो क्योंकि आपको h का मान निकालना है। तो पहले आप ही छोटे से त्रिभुज में चल लो। tan अल्फा बराबर क्या होगा, y बटे x। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालता हूँ तो y बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा। रहने दो इसको। ओके, अब मेरे दोस्त बड़े त्रिभुज में चलो। बड़ा त्रिभुज में हमारा क्या है, tan बीटा। तो tan बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि y प्लस h और बटे में x। क्लियर है क्या, आप कहोगे हाँ। अब x मेरे दोस्त x से इधर गुना कर लो जरा सा। अगर x से आप इधर गुना करोगे, ध्यान से मेरी बात को समझो, आपको h चाहिए ना, आप कहोगे हाँ। तो चलो इसको tan बीटा इसको एज इट इज रहने दो। tan बीटा ये आपका y बटा x हो गया, और मेरे दोस्त ये h बटा x हो गया। तो ये आपका tan बीटा है, y बटा x का मान तो आप tan अल्फा जान ही रहे हो, है ना। अब प्लस ये h बटा x, tan अल्फा को ले आओ इस पार, तो क्या हो जाएगा, tan बीटा और माइनस में tan अल्फा हो जाएगा या नहीं, कहोगे हाँ। मेरे मित्र ये h है और बटे में x का मान क्या है, तो x का मान हमारा मेरे दोस्त हो जा रहा है, एकदम ध्यान से देखना, x का मान जो हमारा है मेरे दोस्त वो है y बटा tan अल्फा। अगर y बटा tan अल्फा रखते हैं तो फिर y बच जाएगा, और y फिर आएगा कहाँ से, हमको किसका चाहिए, अच्छा मीनार पूछा है हमको, y का तो मान ही चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक। तो मेरे दोस्त x का मान यहाँ से डाल दो। तो x का मान जैसे यहाँ डालेगा तो y और बटे में क्या हो जाएगा, tan अल्फा। तो tan अल्फा तो ऊपर चला जाएगा, कहोगे हाँ। तो मेरे भाई आप देखो यहाँ पर h tan अल्फा, ओके, और बटे में कितने हैं, y। h tan अल्फा बटे में y, इधर क्या है पहले से, इधर आपका है tan बीटा और माइनस में tan अल्फा। आपको क्या करना होगा, y का मान निकालना है ना, तो आप y को उधर ले जाओ तो y हो जाएगा, और वो वाला चीज़ आके y के स्थान पे आ जाएगा, यानी कि h tan अल्फा, और वो आ जाएगा यहाँ पर tan बीटा और माइनस में tan अल्फा। तो h tan अल्फा और बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मैंने आपके सामने इसे फाइंड आउट करके दिखाया है, आप इस चीज़ को समझ रहे हो। तो हम मेरे दोस्त आज की कहानी को समाप्त करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में सर साइन 45 का वैल्यू आ रहा है, साइन 45 का वैल्यू आ रहा है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त।
चलो इसको ख़त्म करते हैं सबसे पहले, फिर आपसे बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 पर भी विचार कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। ध्यान से देखो, एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेमी है, एक लैंप पोस्ट 1.2 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। लैंप मेरे दोस्त भूमि से, हेलो हेलो, लैंप भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकेंड पश्चात लड़की की छाया की लंबाई क्या होगा। ये देखो दोस्त, ये है हमारा एक लैंप पोस्ट, ठीक। से एक लड़की, लैंप पोस्ट के जर से एक लड़की भागना स्टार्ट कर रही है, दूर जा रही है, और जाते जाते जब वो लड़की 4 सेकेंड तक दूर जाती है, 4 सेकेंड तक, है ना, तो यहाँ पर जो लड़की की हाइट बनती है 4 सेकेंड तक जब वो आगे बढ़ती है, दूर जाती है, ओके। यहाँ देखिए, ध्यान से मेरी बात समझिए, लड़की थी लैंप पोस्ट के पास, इसके आधार से वो 4 सेकेंड दूर चली गई। क्वेश्चन में दिया है लड़की की हाइट कितना है, 90 सेमी, ये हो जाएगा 90 सेमी, ठीक है। हमें कहता है कि 4 सेकेंड के बाद लड़की की शैडो कहाँ बनेगा, तो भैया लैंप पोस्ट यहाँ है तो मतलब लाइट यहाँ पे लगा होगा, तो लाइट जब मारेगा लड़की के ऊपर तो बताइए तो जरा सा, शैडो तो इधर बनेगा ना लड़की का, कहोगे हाँ, लाइट अगर पीछे है तो शैडो आगे बनेगा, ओके। इस तरह से शैडो बनेगा इसका, इस तरह से, ओके। आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, बस आप इसको मिला दीजिए, है ना। तो ये बन गया आपके पास एक समकोण त्रिभुज। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लड़की की स्पीड कितना है, 1 सेकेंड में 1.2 मीटर, अगर 1 सेकेंड में 1.2 मीटर तो 4 सेकेंड में हो जाएगा 4.8 मीटर, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। उसके बाद लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है, 3.6 मीटर, कहने का मतलब 360 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सिमिलरिटी का मामला है दोस्त, शैडो का लंबाई मांग रहा है, यानी इस x का मान मांग रहा है, कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे, आप टेंशन मत लो। देखो, एक कोण 90 है, इसका भी एक कोण 90 है, कहोगे हाँ सर। इसके बाद मेरे दोस्त आप देखो, ये वो कोण है जो दोनों त्रिभुज में कॉमन है, यानी छोटे वाले समकोण में भी है और बड़े वाले समकोण में भी है, ओके। तो भैया ये एक कोण 90 डिग्री, ये भी एक कोण 90 डिग्री, कैसे, लैंप पोस्ट भी खड़ा है और लड़की भी खड़ी है, लंबत खड़ी होगी, है ना, 190। ये कोण छोटा त्रिभुज में भी बड़े त्रिभुज में भी है, तो एक त्रिभुज के दो कोण जब दूसरे के दो कोण के बराबर हो जाएंगे तो तीसरा का कोण क्या होगा, तीसरा का कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं ए सिमिलरिटी से दोनों त्रिभुज सिमिलर है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो वैसी स्थिति में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जब आप लगाओगे तो यहाँ देखो 90 एकम 90 और 90 चौके 360, यानी आपका रेशियो बनेगा 1:4। जब लंब का रेशियो 1:4 है तो मेरे मित्र निश्चित तौर पर आधार का रेशियो भी 1:4 ही होगा। अब 1:4 में ये पूरा 4 जिसमें ये 1 है तो ये क्या बनेगा, ये मेरे दोस्त बनेगा 3, और 3 का मान है 4.8, तो जब 3 का मान है हमारा 4.8 तो 1 का मान हो जाएगा 1.6, और 1 का मान 1.6 तो 1 ही तो है, ये हो जाएगा 1.6, यानी उसकी शैडो की लंबाई जो है वो 1.6 होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आज का ये आखिरी सवाल है। तो मेरे दोस्त आखिरी सवाल ये क्या कहता है मेरे दोस्त, ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे सिंपल आइडिया मैं आपको बताता हूँ। सबसे सिंपल आइडिया ये है कि जब कभी भी sin cos 1 इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, आप क्या करना, अंश में जाना। कहाँ जाना है, अंश में। और मेरे दोस्त आपको अंश में जाना है, और अंश में जो रेशियो निगेटिव है साइन के साथ है, उसी से ऊपर नीचे भाग दे देना, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप ध्यान से देखो जरा सा क्या मामला है। साइन कॉस और मेरे दोस्त 1, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस। मैंने कहा कि जो माइनस में है, अंश में जो नेगेटिव साइन के साथ है, उसी से मेरे मित्र अंश हर के प्रत्येक टर्म में भाग दे दो, ठीक है। यहाँ नीचे में भी क्या करोगे, साइन बाय कॉस करोगे, और प्लस कॉस बाय कॉस करोगे, और मेरे दोस्त -1 कॉस करोगे। तो ये बन जाएगा साइन बाय कॉस क्या, tan बन जाएगा। इसको पहले लिख लो, 1 कॉस क्या बनेगा, सेक बनेगा, और मेरे दोस्त -1 डिवाइड बाई, यहाँ से देख लेना जरा सा, ये साइन बाय कॉस ये हमारा tan हो जाएगा,
और प्लस मेरे दोस्त ये कितने होंगे, ये हमारा 1 हो जाएगा और माइनस 1/cos ये मेरा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक है, आपको मेरे मित्र जरा भी चिंतित नहीं होना है इन सभी बातों से, है ना। आप बस एक ही काम करना है ऐसे प्रश्नों में, ये जब आप ऐसा कर लोगे ना, या तो ये टेन सेक में बदलेगा या कॉट कोसेक में बदलेगा। आप अंश में जाना रेशियो को, रेशियो मतलब साइन कॉस टेन कॉट, है ना। तो दो ही बात आएगा, टेन सेक आएगा नहीं तो कॉसेक कॉट आएगा। रेशियो को चिन्ह सहित उठा लेना, और जब रेशियो को चिन्ह सहित उठा लोगे ना, तो ये जो आपका वैल्यू आएगा ये मेरे मित्र सीधा आपका आंसर होगा, है ना। यही आपका मित्र क्या होगा, आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, ऑप्शन में जो दिख रहा है वो लग रहा है इसके रेशनलाइजेशन से है, तो कोई बात नहीं, इसका रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइजेशन का मतलब ये हुआ अपोजिट साइन से गुणा कर दो, सेक -10 से गुणा भी कर दो और सेक -10 से भाग भी दे दो। इस पे क्या होगा, a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ऊपर जो 1 बनता है और नीचे मेरे मित्र हो जाएगा सेक और माइनस में 10। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो मैंने इसका अभी आपको शॉर्टकट अंदाज समझाया। मेरे दोस्त जब कभी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे तो मैं इसको, ठीक है, पूरा, सॉरी, जब आपको बैच के अंदर आऊँगा तो इसको पूरा डिटेल बताऊँगा कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो मेरे भाई इस तरीके से आपका एक मैंने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया। एक भाई का कहना था कि सर देखो 116 नंबर में 60 डिग्री आएगा। मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे 60 डिग्री का मैंने यहाँ पर क्या माना था, तू समझा नहीं बात को। हम यहाँ थीटा का मान माने हैं 45, ठीक है, और अल्फा को हम 0 माने हैं। ओके, तो 0 जब यहाँ पे रखोगे भाई, अल्फा का मान 0 डिग्री, तो 10 0 0, तो 0 गुना समथिंग ही खत्म हो जाएगा, यानी RHS में 1 बचेगा। और LHS में थीटा है, तो यहाँ थीटा के जगह 45 रखोगे, 10 45, इधर भी 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर 1 हो गया, है ना। तो LHS बराबर RHS साबित हुआ कब, जब थीटा का मान रखे हैं 1 और थीटा का मान जब रखे हैं हम 45 और अल्फा का मान 0। हमें मान किसका चाहिए, तो जो दिए गए इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई किया है क्वेश्चन में वही रखिए। साइन स्क्वायर थीटा का मान 45, साइन 45 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2 होगा, स्क्वायर भी तो है 1/2 ही आएगा। तो मेरे दोस्त आपने देखा कि आपका आंसर 1/2 आएगा। अब जो ऑप्शन 1/2 बनाएगा वही आंसर होगा। तो देखो जैसे ही मैंने अल्फा का मान जो 0 रखा था, यहाँ 0 रखूंगा तो साइन 0 तो 0 हो गया, है ना। तब तो 1/2 इंटू 1 1/2 बन ही जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखो साइन 0 0, 0 + 1 ये तो 1 होगा, 1 तो चाहिए नहीं, 1/2 चाहिए। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 2, 1/2, 1/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 भी तो नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ 1/2 चाहिए था। ठीक है, तो किसी भी तरह की कंफ्यूजन में नहीं रहना है मेरे दोस्त। मैं आपको एक बार फिर ये घोषणा बता देता हूँ, मैं प्रत्येक सुबह में 5:30 बजे आपका वेलकम करूँगा। 5:30 बजे सुबह में मैं लेके आ रहा हूँ क्या, 60 डेज 60 मैराथन, 60 डेज 60 मैराथन, 60 डेज 60 मैराथन, ठीक है, ब्रह्मास्त्र सीरीज। ओके, आप ही लोग कहते थे ना सर टॉपिक वाइज पढ़ाइए, तो लीजिए टॉपिक वाइज पढ़ा देते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अभी जैसे लाइव बंद करूंगा आधे घंटे के बाद आप लोग रिव्यू जरूर देना, ठीक है। थैंक यू।